देखो बेटा, आज से हम लोग नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स। ठीक, अब इसमें मैं कैसे कवर करूंगा पूरा समझो इसको। पहले तो स्ट्रिंग वेव्स और साउंड वेव्स दोनों को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, जो फिनोमेना इसमें होता है वैसा ही फिनोमेना इसमें भी होता है, इसलिए एक फिनोमेना हम इसका डिस्कस करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो इसमें होता है वही हम साउंड वेव्स में भी साइमल्टेनियसली डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो अच्छा, सबसे पहले तो नाम क्या है हमारी यूनिट का, स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स। तो सबसे पहले बात आती है वेव्स। वेव क्या होती है? तो वेव की सिंपल सी डेफिनेशन है, वेव एक डिस्टरबेंस होता है, किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस होता है और ये डिस्टरबेंस करता क्या है, अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। और विशेष बात क्या रहती है कि इसमें मीडियम का जो पार्टिकल्स है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, पार्टिकल्स में डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्चुअली में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वाइब्रेट करने का मतलब क्या है, ये वाइब्रेशन हो रहा है मान लो, तो फाइनली वाइब्रेशन में अपनी मीन पोजीशन पे ही तो पार्टिकल पहुंचता है, यहीं पे ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसका टोटल अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखें तो जीरो होगा, या पार्टिकल ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है लेकिन इसमें भी उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। ठीक, तो a disturbance which transfers energy and momentum without any net displacement of the particles of the medium, this disturbance is called wave. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। तो मैं वेव्स को तीन बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूं, कैटेगराइज कर रहा हूं। तो देखो, पहला बेसिस क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने बोला अभी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, मोशन करते हैं, या मोशन मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो इन तीन बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहला वाला बेसिस देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। बहुत सिंपल सी बात है, इसके भी पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये कुछ पर्सन्स हैं, ये कुछ पर्सन्स हैं, ये कुछ पर्सन्स हैं और वैक्सीन आ गई है। तो मान लेते हैं कि कुछ लोग अभी से वैक्सीन की लाइन में लग गए, और यहां पे देखो एक ये पर्सन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और यहां पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं काफी लंबी लाइन लगी है मान लो। तो इस वाले इंसान ने, इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट पर्सन और ये सेवेंथ पर्सन, ठीक, तो फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, धक्का दे दिया, इसको धक्का दे दिया सेकंड वाले को। तो सेकंड वाला नहीं समझ पाया, आगे गिर गया। तो सेकंड वाले ने थर्ड को धक्का दे दिया, थर्ड वाले ने फोर्थ को दे दिया, इस तरीके से फोर्थ, फाइनल सिक्स्थ वाले ने सेवेंथ वाले को धक्का दे दिया, सेवेंथ वाला भी मूव कर गया। तो देखो, इसने एनर्जी दी और एनर्जी कहां तक पहुंच गई, सेवेंथ वाले पर्सन तक पहुंच गई। मोमेंटम इसने दिया, कहां तक पहुंच गया, सेवेंथ तक पहुंच गया। लेकिन एक्चुअली में क्या किसी पर्सन का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ? पर्सन तो वहीं के वहीं है, इसने धक्का दे दिया बस ऐसे इसको। ठीक, तो पर्सन्स वहीं हैं, मतलब मीडियम के पार्टिकल समझ लो इनको, तो पार्टिकल्स वहीं हैं, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से फाइनल दूसरी जगह तक पहुंच गई। तो इस डिस्टरबेंस को हम बोलते हैं वेव। ये जनरल एक एग्जांपल था, अभी हम इसको और अच्छे से मैथमेटिकली पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या बेसिस हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो कॉमन सी बात है, डायमेंशंस माने डायरेक्शंस। तो कितनी डायरेक्शन है देखना, वेव हो सकता है वेव सीधी ऐसी चली जाए, मतलब एनर्जी और मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे, ट्रांसफर हो, ऐसा एग्जांपल देते हैं अगर हम ये। तो देखना ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास ये एक रस्सी बंधी हुई है। चलो मान लेते हैं मेरे पास क्या बंधी हुई है, रस्सी। अब रस्सी कहां बंधी है ये समझो। तो रस्सी एक रिंग से बंधी है, रस्सी एक रिंग से बंधी है, और ये रिंग जो है वो इससे होके जा रही है। देखो किससे होके जा रही है, एक रिजिड सपोर्ट से होके जा रही है। यहां एक रिजिड सपोर्ट है और हमने इसमें रस्सी, ये रस्सी है और ये रिंग से रस्सी बंधी है। अब मैंने क्या किया, देखो इस पार्टिकल को इसको बोलते हैं सोर्स पार्टिकल। ठीक, तो इसको अगर मैं ऐसे वाइब्रेट कर दूं, देखो कैसे, ऐसे, क्लियर, मतलब ऊपर और फिर अपनी जगह पे ऐसे। तो क्या होगा, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, इसमें एक इस तरीके से एक पल्स प्रोड्यूस होगी। सही है, ये पल्स प्रोड्यूस होगी, और आप देखो बस एक ही पल्स प्रोड्यूस करो तो यही पल्स सीधी आगे चली जाएगी, मतलब ये पल्स ऐसे चली जाएगी। ठीक,
तो और फाइनली देखो इस रिंग के पास तक ये पल्स पहुंचेगी तो रिंग भी क्या करेगी, ऐसे। मतलब हमने यहां से रस्सी के थ्रू क्या किया, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर किया कहां तक, इस रिंग तक पहुंचा दिया। क्लियर? तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा अब ये बताओ मोमेंटम और एनर्जी कहां, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। तो एक ही डायरेक्शन तो है अलोंग द स्ट्रिंग, तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल वेव। क्लियर? अच्छा अब थोड़ा सा एक बात और देखो, क्या बेटा यहां पे जो पार्टिकल था ये वाला या कोई भी पार्टिकल, क्या वो अपनी जगह से आगे चला गया क्या, नहीं। फाइनली क्या होगा, अब ये पल्स बनाई, पल्स ऐसे चली जाएगी और बाकी जब यहां पल्स पहुंच जाएगी तो फिर से पूरी रस्सी सीधी हो जाएगी। समझ गया ना, मतलब पार्टिकल जैसे थे ओरिजिनली वैसे ही हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स ने वाइब्रेट तो किया है, देखो जब ये पल्स नहीं बनी थी तो रस्सी ऐसी थी, फिर क्या हुआ, यहां से ये वाला पार्टिकल देखो ऊपर पहुंच गया, फिर जैसे ये पल्स क्रॉस होगी तो ये वाला पार्टिकल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से पार्टिकल्स वाइब्रेट किए लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ कि अपनी जगह को छोड़ के ही चला जाए। क्लियर? तो ये वन डायमेंशनल। अब देखो टू डायमेंशनल का एग्जांपल, जैसे मान लो आप तालाब में एक पत्थर फेंकते हो, तालाब में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो आपको देखा होगा रिपल्स बनते हैं ऐसे, है ना, और वो तालाब के पूरे सरफेस पे चलते हैं। तो सरफेस क्या है, एक प्लेन है, तो प्लेन में जा रही है, मतलब टू डायमेंशनल हो गया, एक्स और वाई कहीं भी जा सकती है एक्स और वाई में, तो ये टू डायमेंशनल वेव हो गई। अब थ्री डायमेंशनल देखो, जैसे मान लो एक बल्ब जला रहे तो बल्ब से भी तो लाइट वेव निकलती है, तो कहां जाती है, वो तो थ्री डायमेंशनल जाती है, कहीं भी चली जाती है। साउंड वेव्स, मैं बोल रहा हूं मेरी साउंड कहां जा रही है, हर तरफ जा रही है, तो ये कौन सी है, थ्री डायमेंशनल वेव है। क्लियर? तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तीन टाइप की वेव्स होंगी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, आप लिख लोगे। ठीक, ये पहला मैं मिटा रहा हूं। अब देखो ये डेफिनेशन भी मिटा देता हूं। ठीक, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के बेस पे। तो मीडियम के बेस पे बहुत ही सिंपल टाइप है, देखो मीडियम के बेस पे हम लोग दो टाइप से वेव्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर एक मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी है नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक, तो मैकेनिकल वेव्स नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट, मीडियम टू प्रोपेगेट, मतलब इन वेव्स को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और इन्हें नो नीड ऑफ एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। क्लियर? अच्छा, इन नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल, लाइट वेव्स, एक्स रेज, तमाम है, एक्स जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, गामा रेज। क्लियर? बहुत सारी है। अब इनका एग्जांपल दो, तो बेटा ये है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, स्ट्रिंग वेव्स, नाम से ही पता चल रहा है, क्या ये बिना स्ट्रिंग के मूव कर जाएगी? स्ट्रिंग क्या है, मीडियम है, तो इसको मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स बिना मीडियम के नहीं चल सकती हैं, एयर में चल सकती है साउंड वेव्स, वाटर में चल सकती हैं, सॉलिड में भी चल सकती हैं, लेकिन मीडियम होना जरूरी है। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मीडियम के बेस पे मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ये आप लिख लो। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं। ठीक, चलो ये भी मिटा दिया मैंने। अब देखो तीसरा टाइप, देखो तीसरा मैंने कैटेगरी लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेशन, मोशन या वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब बहुत ध्यान से समझो, तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। अब पहले तो एक बात समझो, मोशन या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब इनमें मीडियम की जरूरत तो होगी ही। तो मीडियम वाली वेव्स है, मतलब कि ये कौन सी हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक, तो मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो उन्हीं को तो आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हो। तो मैकेनिकल वेव्स जो है ये दो टाइप की होंगी, देखो ध्यान से, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन या वाइब्रेशन ऑफ
मीडियम पार्टिकल्स। क्लियर? चलो अच्छा इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले तो ये लिख लेना। अब इसमें मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं। अच्छा, पार्टिकल्स वाइब्रेट्स पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव, मोशन ऑफ वेव, या ऐसे पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर वाला। और इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ठीक, अच्छा, तो इस वाली वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव और इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहले तो डेफिनेशन सब लिख लेना, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी। यहां पे देखो, चलो अच्छा, पहला एक एग्जांपल इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले ये ट्रांसवर्स वाली वेव्स पे एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बेटा, मैंने माना मेरे पास एक रस्सी है, ये है रस्सी, और यहां रस्सी को मैंने चलो किसी रिजिड सपोर्ट से बांध दिया। ठीक है, रिजिड सपोर्ट से ही हमने इसको बांध दिया। अब मैंने क्या किया, पहले ये बताओ इसमें वेव की मोशन की डायरेक्शन क्या है। ध्यान रखें, दो चीजें हैं, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव और दूसरा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ये दोनों चीजें अलग हैं। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे जर्क कर दिया। मैंने इसको जर्क दिया तो देखो क्या हुआ, यहां पर एक ऐसे पल्स बन गई। ठीक है, अच्छा, अब ये एनर्जी और मोमेंटम को किस डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रही है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसको बोलते हैं वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब वेव की मोशन इस तरफ है। क्लियर? अब पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो पार्टिकल्स देखो क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। पार्टिकल, चलो अच्छा, मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्टिकल की बात करता हूं। ठीक है, इस पार्टिकल को मैंने बोला P। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस पल्स को ध्यान से देखो। इस पल्स में मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये कॉमन सेंस की बात है, ये पल्स सीधी आगे बढ़ेगी, है ना। तो जब ये पल्स आगे बढ़ेगी, सबसे पहले पॉइंट 1 जो है वो P के कांटेक्ट में आएगा, है ना। तो 1 वाला यहां आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 भी ऐसा ही है, सीधा हॉरिजॉन्टल। लेकिन धीमे धीमे देखो, वेव पल्स का ये वाले पार्ट्स 2, 3, 4, 5 ये वाले पार्ट्स P के कांटेक्ट में आएंगे। मतलब क्या होगा, एक्चुअली में क्या हो रहा है पहले समझो। एक्चुअली में मैं तो सिर्फ इस वाले पार्टिकल को पकड़ के ऐसे कर दिया मैंने, ऊपर नीचे। डिस्टर्ब मैंने किसको किया, सिर्फ इसको बोलते हैं सोर्स पार्टिकल। फिफ्थ वाला पार्टिकल जो है, या 1, 2, 3, 4 यहां उल्टे कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो। चलो, मैंने यहां पे 5 को पकड़ के वाइब्रेट करा दिया ऐसे, देखो ऐसे, बस। तो क्या हुआ, ये वेव बन गई। अब ये आगे ट्रांसफर करने लगे अपने मोमेंटम को। तो पार्टिकल P जो है स्ट्रिंग का, जब 2 वाला पल्स का 2 वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये पार्टिकल यहां होगा। समझे ना, मतलब कि ये पल्स धीरे धीरे देखो ऐसे बढ़ेगी आगे, समझो, ये वाली पल्स ऐसे आगे बढ़ेगी। ठीक, फिर और टाइम दो, तो यही पल्स यहां पहुंच जाएगी। और टाइम दो, तो यही पल्स यहां पहुंच जाएगी। और टाइम दो, तो यही पल्स यहां पहुंच जाएगी। और टाइम दो, तो यही पल्स यहां पहुंच जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, देखो, पल्स का हर जो ऑसिलेशन, ये जो जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ये सारे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ P से ही नहीं, हर पॉइंट से निकलेंगे। मतलब हर पॉइंट, ये जितने भी डिस्प्लेसमेंट हैं सबको कवर करेगा एक बार। मतलब जैसी मोशन इस पार्टिकल 5 ने की थी यहां पे ऐसे, वही हर पार्टिकल करेगा। देखो जरा, इस टाइम पे, यहां देखो, इस टाइम पे थोड़ा सा और बना देते हैं इसको आगे। ये देखो, अभी P वाला पॉइंट यहां है, फिर अभी भी पल्स नहीं पहुंची इसके पास, फिर देखो यहां पहुंच गई, इतना चला गया ये P पॉइंट, और फिर देखो P पॉइंट फिर यहां आ गया, फिर अगली बार में देखो P पॉइंट अपनी जगह पे आ गया। मतलब P पॉइंट कहां गया होगा, पहले ऊपर गया होगा, थर्ड वाले पोजीशन, थर्ड वाला पार्टिकल जो है ये वाला, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया होगा,
और फिर जब ये 4 और 5 वाले इसके कांटेक्ट में आए होंगे तो ये नीचे आ गया होगा, देखो अपनी जगह पे आ गया। मतलब पार्टिकल का हर मीडियम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जबकि वेव कैसी ट्रेवल कर रही है, ऐसे। वेव ट्रेवल करने का मतलब एनर्जी और मोमेंटम इस तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ऐसी मोशन को ट्रांसवर्स, ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्लियर? आई थिंक ये बात सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अभी हम मैथमेटिकली इसको पूरा अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, ये मैं मिटा रहा हूं। अब देखो हम बात करेंगे ये वाला, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर ये कॉलम बना लिया मैंने, एक सिलेंड्रिकल कॉलम आप मान सकते हो। ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल कॉलम में पूरे में मैंने एयर भर दी। एयर कितने प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक, ओपन है यहां पे तो एटमॉस्फेयर के बराबर ही प्रेशर होगा। बस ये सिलेंडर की दीवारें हैं, ऐसे समझ रहे हो ना, सिलेंड्रिकल। अब यहां पर मैंने एक लगाई पिस्टन, यहां पर ये मैंने लगा दिया पिस्टन। चलो ये पिस्टन हो गई। अब थोड़ा ध्यान दो, अब मैंने क्या किया समझना ध्यान से। यहां पूरे में एयर भरी हुई है नॉर्मल प्रेशर पर। ये बहुत जरूरी है समझना, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से ड्राइंग कर रहा हूं, नहीं तो ऐसे रफ कर देता। रफ ड्राइंग भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये बहुत जरूरी है। अब देखो इसको ध्यान से। अब जरा सोचो, अगर मैं अभी यहां पे पूरे में डेंसिटी कैसी है? एयर की डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी है, जो यहां बाहर है एटमॉस्फेयर में, वही यहां है। प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को पकड़ा और इसको ऐसे दबा दिया। देखो ऐसे एकदम से धक्का दे दिया, और फिर इसको वापस भी लाना है। देखो समझ गया ना? ऐसे करना है। चलो, अब जैसे ही आपने इस पिस्टन को आगे किया, सोचो पिस्टन को आपने यहां आगे कर दिया, क्या हुआ? आपने क्या कर दिया? यहां वाले जो पार्टिकल्स थे, देखो पिस्टन के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स थे उनको आपने धक्का मार दिया, है ना? तो वो तो सारे यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। देखो ऐसे वो सारे पार्टिकल्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहां इकट्ठे हो गए तो फिर यहां पे डेंसिटी बढ़ गई, यहां प्रेशर बढ़ गया। सोचो ना, उतने ही छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई और प्रेशर भी बढ़ेगा। अब प्रेशर जब बढ़ता है किसी भी गैस का, जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस क्या करती है? अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो क्या ये पिस्टन इसको क्रॉस करके बाहर भाग जाएगी? नहीं। आगे देखो, आगे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है ना, आगे कम है। तो ये गैस जो है, ये एयर जो है, अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए लो प्रेशर की तरफ भागेगी। मतलब ये सारे पार्टिकल्स आगे भागेंगे। अब सुनना, आगे भागेंगे तो ये मत सोचना कि आगे भागे ही जाएंगे, नहीं। ये पार्टिकल्स आगे भाग रहे हैं, तो आगे जब भागेंगे ये वाले पार्टिकल्स तो किसको धक्का मारेंगे? इसके कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले। तो ये वाले पार्टिकल्स इन वाले आगे वाले पार्टिकल्स को धक्का मारेंगे, तो वो वाले पार्टिकल भी आगे भाग जाएंगे, तो वहां भी आगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर वो वाले पार्टिकल्स और आगे भागेंगे, क्योंकि इनमें मोशन है तो वो आगे भागेंगे, लेकिन आगे भाग नहीं पाएंगे क्योंकि आगे और पार्टिकल्स है, तो उनको धक्का मार देंगे ये। ठीक, तो पार्ट 1 लेयर वाले पार्टिकल 2 लेयर वाले पार्टिकल को धक्का मारेंगे, वहां डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर वो वाले भी आगे वाले को धक्का मारेंगे। मतलब ये जो कंप्रेशन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो पार्टिकल्स ये वाले देखो आगे गए, ठीक है, और ये पार्टिकल्स आगे गए, इन्होंने किया क्या? आगे वाले पार्टिकल्स को आगे धक्का मार दिया। मतलब वही हो रहा है जो आदमी खड़े थे, जो मैन खड़े थे कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, धक्का मार रहे थे। एक ने धक्का मारा, उसने धक्का मारा, एनर्जी वहां पहुंच गई, फाइनली वो वैक्सीन पे कर गए। समझ गए ना? तो यहां पर क्या हो रहा है? जो कंप्रेशन आपने पिस्टन से प्रोड्यूस किया एनर्जी और मोमेंटम प्रोड्यूस किया, वही एनर्जी मोमेंटम आगे तक ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा स्टेप देखो, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? सडनली फिर ये फर्स्ट, ये सेकंड पोजीशन, मैंने पिस्टन को सेकंड से फिर से फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया। सोचो अब क्या होगा? मैंने पिस्टन को फिर से क्या कर दिया? सेकंड से फर्स्ट पे लेके आ गए। मतलब देखो यहां पे जगह खाली थी और पिस्टन को यहां कर दिया तुमने, तो यहां जगह खाली ही रहेगी, मतलब वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा।
है ना। अब यहां वैक्यूम, सोचो ना यार, अभी यहां से तो ऐसे कर दो तो यहां जगह खाली नहीं आ जाएगी, ये पिस्टन यहां आ गई, अब ये पिस्टन यहां से खत्म हो गई तो यहां जगह खाली हो गई। तो ये सारे पार्टिकल जिनको आपने धक्का मारा था उन्होंने धक्का मार दिया आगे वालों को और वो तो रुक गए, लेकिन उन्हें यहां जगह, लेकिन अभी भी प्रेशर हाई है उनका, प्रेशर क्योंकि कंप्रेस्ड है वो, तो वहां से ये फिर से यहां भागेंगे, समझ गए। अब देखो यहां पे जगह खाली हो गई, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं? रेयरफेक्शन। ऐसे नहीं, इसको रेयरफेक्शन नहीं बोलेंगे, अब समझो रेयरफेक्शन अब आएगा। तो ये वाले पार्टिकल्स फिर से अपनी जगह पे यहां आएंगे, ठीक। तो यहां आएंगे तो यहां पे डेंसिटी कम होगी, यहां डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहां अगर डेंसिटी कम हो गई, यहां पे अगर डेंसिटी कम हो गई, समझ गया ना कैसे? इस पिस्टन को पीछे किया, यहां वैक्यूम आ गया, तो ये पार्टिकल्स फिर पीछे आएंगे। अब सोचो ये वाले पार्टिकल्स अगर यहां आ गए तो यहां पे वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा, वैक्यूम मतलब कम प्रेशर का वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहां पर प्रेशर अब कम हो जाएगा। जैसे यहां प्रेशर पहले इसको इस तरफ लेफ्ट राइट में किया तुमने तो प्रेशर बढ़ा, फिर लेफ्ट में किया तो प्रेशर घटा, तो यहां इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। लेकिन जैसे यहां प्रेशर घटा तो इस साइड के पार्टिकल्स यहां आ गए, तो यही रेयरफेक्शन यहां आ गया। अब यहां रेयरफेक्शन आ गया तो आगे के पार्टिकल्स जो यहां वाले थे वो यहां खिसक आए, तो यहां रेयरफेक्शन आ गया, फिर और आगे के पार्टिकल्स यहां आ गए रेयरफेक्शन में, तो आगे और रेयरफेक्शन बढ़ गया। अब यहां रेयरफेक्शन आ गया, अब देखो यहां वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, सोचो यहां पे प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो गया, समझे ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो गया। जैसे यहां पे हुआ था, सबसे पहले मैंने पिस्टन को यहां किया तो यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, तो यहां वाले पार्टिकल्स यहां भागे, तो फिर यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो फिर यहां वाले पार्टिकल यहां भागेंगे, तो फिर यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, नॉर्मल डेंसिटी से भी कम हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो जैसे ही आपने पिस्टन को यहां किया कंप्रेशन आगे बढ़ गया, जैसे ही आपने पिस्टन को वापस किया रेयरफेक्शन बना और वो भी आगे बढ़ गया। कैसे बढ़ा आगे वो समझ गए? पार्टिकल्स पीछे भाग के। तो ये वाले पार्टिकल्स को देखो, इसकी जो कांटेक्ट में पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, बिल्कुल वही मोशन की जैसे पिस्टन ने की। पिस्टन यहां गई, पार्टिकल्स भी आगे गए, पिस्टन यहां आई, पार्टिकल्स भी यहां आए, फिर पिस्टन ऐसे ऐसे करती रहेगी तो ये पार्टिकल्स भी बिल्कुल करस्पॉन्डिंग उसके ऐसे चलते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू कंप्रेशन आगे भागता रहेगा और कंटिन्यू रेयरफेक्शन आगे भागता रहेगा। तो पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे, क्या ये पार्टिकल चले गए आगे? नहीं, अपनी ही जगह पे हैं और ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक। पिस्टन को आप बोल सकते हो सोर्स पार्टिकल, तो सोर्स पार्टिकल को मैंने ऑसिलेट कराया और आगे मीडियम के पार्टिकल्स इससे मोमेंटम एनर्जी लेके आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एनर्जी और मोमेंटम कहां जा रहा है? इस तरफ। और मतलब ये वेव मोशन हो गई, वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की मोशन देखो ये है, मतलब वेव मोशन के पैरेलल। इस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसका एग्जांपल है साउंड वेव। इसका एग्जांपल क्या है? साउंड वेव्स। इसका एग्जांपल क्या है? स्ट्रिंग वेव्स, ठीक। तो इस तरीके से मैंने एक बेसिक आपको बताया। अब हम मैथमेटिकली बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। देखो बेटा, अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी से आता है ज्यादातर क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहले हम आपको बता दें कि स्ट्रिंग और साउंड वेव जो है इसका क्वेश्चन आता है बिल्कुल सरल होता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन कोई पूछ ले। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन 100% करके आओगे। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसका, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो देखो अभी करते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती है, पहले तो इसका मतलब क्या है ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझो, जैसे मान लेते हैं ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक। स्ट्रिंग हमारे पास खूब बड़ी है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसी स्ट्रिंग में वेव जाएगी, है ना, वेव जाएगी। जो हम लोग एक पैटर्न बना देते हैं ना, देखो ऐसा ऐसा पैटर्न बनाते हैं, है ना, ये पैटर्न आगे सीधा चला जाएगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक। अभी हमें वेलोसिटी के बारे में सीखा तो नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्लियर। तो इसकी वेलोसिटी को हम मानेंगे, क्या मानेंगे? v। तो पहले बताओ v क्या है? वेव वेलोसिटी, ठीक, वेव वेलोसिटी। अभी हम पूरा सब कुछ डिराइव करेंगे, डिटेल में सीखेंगे। चलो अच्छा, पहले समझो इसको। मैंने क्या किया समझना, फिर से एक बार मैं बताता हूं अच्छे से। मेरे यहां पे मैं इस सोर्स, इस पार्टिकल को
एनर्जी दे सकता हूं, मतलब ऑसिलेट करा सकता हूं। कैसे? ऐसे ऐसे तो कराना पड़ेगा। तो सोचो आप, जैसे ही आप इसको ऊपर यहां और यहां ऑसिलेट कराते हो, क्या पैटर्न बनता है? देखो एक ऐसा पैटर्न बनता है, सही है। इसको क्या करोगे, देखो इसको यहां तक ले जाओ और फिर वापस ले आओ, यहां से देखो ये बस पूरा वाइब्रेशन नहीं हुआ। देखो इसका ये और ये आधा वाइब्रेशन है। जब तुम नीचे जाओगे और अपनी जगह पे आओगे तब इसका पूरा वाइब्रेशन होगा। तो अगर आप इसका आधा वाइब्रेशन ऊपर कराते हो तो आपको ये आधी, इसको बोलते हैं पल्स, तो आपको ये अपर पल्स मिल जाती है। ठीक, अच्छा अब ये छोड़ दो इसको, तो ये सीधा चले जाएगा। क्लियर? अच्छा, और सारे पार्टिकल्स, जिस जिस पार्टिकल से ये पल्स गुजरेगी यहां से, हर पार्टिकल क्या करेगा? बिल्कुल वही करेगा जो इसने किया था। जो सोर्स पार्टिकल करता है बिल्कुल वैसे ही मोशन को फॉलो करते हैं मीडियम के सारे पार्टिकल्स। तो ये तो यार, इसको हम क्या करा रहे हैं? इसको हम एसएचएम कराते हैं, समझ गया ना? तो इसको मैंने एसएचएम कराया, देखो ऐसे ऐसे करा रहे हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना पार्ट की बात कर रहा हूं। तो ये पैटर्न बना। पैटर्न जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर मैं देखो यहां से मैंने ये किया, ये बन गया, आगे बढ़ेगा। अब मैं साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली ये और नीचे और ले जाऊं, तो फिर देखो तब तक क्या होगा कि ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न तो यहां पहुंच गया होगा, है ना? ये वाला पैटर्न तो आगे पहुंच गया होगा, यहां इतना शिफ्ट हो गया। ऐसे तुमने किया और फिर तुमने नीचे भी किया, तो जब तुमने नीचे किया होगा तो ये ऐसा वाला पैटर्न बना होगा, समझ गए? तो इस तरीके से एक, इसको बोलते हैं एक वेव। तो ये एक वेव बन गई, मतलब एनर्जी कहां तक पहुंच गई? यहां तक पहुंच गई। ठीक, अब बेटा ध्यान से सुनो, इसने क्या किया पहले तो ये बताओ। इसको मैं थोड़ा ऐसे बना दूं, ये थी रस्सी, अब नहीं है। ठीक, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? वाइब्रेट, एसएचएम कर रहा है, और ये वेव पल्स आगे बढ़ रही है। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दो, मुझसे अगर कोई पूछे, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सोर्स पार्टिकल, जैसे मैंने बोला इस पार्टिकल का नाम लिया मैंने 1, अच्छा ये एक्स एक्सिस है और यहां पे चलो हम लोग बना लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक, ये हो गया वाई एक्सिस। अब समझो, तो सोर्स या मीडियम के हर पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? अपनी जगह पे रह के, मतलब जैसे मान लो अगर इस पार्टिकल की मैं बात करूं तो इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है? पोजीशन माने ओरिजिन से कितना दूर है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये इसको बोलते हैं एक्स, मतलब ये पोजीशन है किसकी? इस पार्टिकल की। अच्छा, और किसी पार्टिकल की इसकी निकालनी हो तो यहां से ये डिस्टेंस, ठीक, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं पार्टिकल की पोजीशन। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये पार्टिकल 1 क्या कर रहा है? 1 एसएचएम कर रहा है। अब एसएचएम में हमें कितनी चीजें पता होती हैं? एसएचएम में हमें पता होता है इक्वेशन एसएचएम की। तो ये देखो वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए। देखो इसका एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये पार्टिकल देखो हाईएस्ट यहां तक गया, तो ये भी एक्चुअली में ये वाला यहां हाईएस्ट तक क्यों गया? क्योंकि ये हाईएस्ट तक यहां गया होगा। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? यहां से मिला दो इसको, तो ये है +a, और ये क्या है? इसको बोल सकते हो आप -a। तो ये -a+a है क्या? एम्पलीट्यूड किसका? इस पार्टिकल का या दूसरे भी पार्टिकल का? यस, मीडियम के हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a है। अच्छा, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? ये वेव बन गई, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? वेव का भी एम्पलीट्यूड यही है, समझ गए ना? तो हम कहें अगर मीडियम का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड या वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों चीजें सेम है। क्लियर? अच्छा चलो, अब एसएचएम ये कर रहा है तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान एम्पलीट्यूड के बारे में लिख लेना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, दोनों के लिए सेम चीज ए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड, तो ओमेगा या फिर टी, या फिर आपको पता है P = 2π/ω, सबको पता है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है यहां से ऊपर पूरा एक ऑसिलेशन पूरा करना, तो मीन से ऊपर एक्सट्रीम, फिर नीचे, फिर अपनी जगह, फिर नीचे और फिर यहां, मतलब ये देखो ये ऊपर और इतना ही नीचे, ये हो गया एक ऑसिलेशन। तो इसमें जितना इसको टाइम लगता है उसे बोलते हैं इस पार्टिकल के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, और उतना ही देखो टाइम पीरियड वेव के लिए अब मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो वेव के लिए टाइम पीरियड क्या होता है? जितने टाइम में वेव का, मतलब जितने टाइम में ये जो वेव है उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो, तो वेव का एक ऑसिलेशन देखो ये है,
तो यहां पे जो टाइम हुआ होगा, यहां से यहां तक वेव को यहां से यहां तक चलने में जो टाइम लगा होगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। तो यार सेम टाइम हो गया ये, तो जितने टाइम में ये अपना एक ऑसिलेशन करता है उतने ही टाइम में वेव अपना एक ऑसिलेशन कर ले। बिल्कुल सही बात है। और ये पूरा फॉर्मेशन कब हुआ, ये वाला पैटर्न कब फॉर्म हुआ, जब ये एक वाइब्रेशन किया। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम लगा होगा वेव को वो भी इसके ही टाइम के बराबर होगा। तो लिखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, बोथ आर सेम फॉर बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्लियर। अब यहां पे हम बात करेंगे वेवलेंथ की, लैम्डा। तो चलो अभी लैम्डा बताएंगे। एक्चुअली में लैम्डा क्या होता है, एक वाइब्रेशन में या एक ऑसिलेशन में वेव जितने डिस्टेंस कवर करती है, वेव मतलब पैटर्न, तो पैटर्न यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां तक पहुंच गया, तो जितनी डिस्टेंस कवर की है ये देखो, ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये हो गई हमारी, देखो अगर मैं लिख दूं यहीं पे तो ये होता है वेवलेंथ। ठीक। अच्छा बेटा अगर मैं इसको और ऑसिलेट कराता रहूं तो एक बहुत बड़ा पैटर्न बन जाएगा फिर तो। ठीक है, तो मैं और भी बना देता हूं अब आगे। ठीक है, ऐसे पूरा तमाम पैटर्न बन जाएगा, यहां ऑसिलेट कराते रहो, ये वेव चलती रहेंगी चलती रहेंगी। इसके बाद यहां वाला पैटर्न बनेगा, जबकि ये आगे बढ़ गया होगा। देखो पहले ये बना था, याद करो, सबसे पहले ये बना था, फिर ये आगे बढ़ा और फिर इसने नीचे और वाइब्रेट किया तो ये बन गया। अब ये भी यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पार्ट यहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे ये वैसे ऑसिलेट करेगा तो ऊपर एक पल्स बनेगी। क्लियर। तो यही पैटर्न आगे बनता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये हो गई हमारी वेवलेंथ, एक ऑसिलेशन। मतलब अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस पार्ट को लोएस्ट, ये सब लिखते जाना, ये लोएस्ट पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट और इस हाईएस्ट पार्ट को हम बोलते हैं ट्रफ। क्लियर। तो देखो यहां क्रेस्ट से क्रेस्ट, ये भी तो यार एक ऑसिलेशन हो गया। देखो ना 1/4 ये, एक आधा ऑसिलेशन ये और 1/4 ये, तो यहां से लेके यहां तक पूरा एक ऑसिलेशन हो गया। तो ये भी वेवलेंथ लैम्डा ही होता है, या फिर यहां से यहां तक ये भी लैम्डा होता है। तो ये भी लिख लेना, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा यूनिट मीटर। अब सुनो बेटा ध्यान से, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक। तो पहले तो ये बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, जितना इसको एक ऑसिलेशन करने में लगा, मतलब टाइम पीरियड के बराबर है ना। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, वेलोसिटी इक्वल बोलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल। तो वेलोसिटी v है, वेव वेलोसिटी। ठीक। तो वेव वेलोसिटी v बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो लैम्डा है। क्यों लैम्डा ही क्यों माना मैंने, मेरी मर्जी, जितना डिस्प्लेसमेंट लोगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट में टाइम लेना है। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट लैम्डा है और टाइम कितना है, टाइम पीरियड के बराबर, तो ये कैपिटल भी हो गया। अब आपको पता है एक सेकंड में, देखो ये तो एक वाइब्रेशन का है ना, यहां से अगर ये एक सेकंड में सोचो, अगर इस पार्टिकल को तुम एक सेकंड में एक ही वाइब्रेशन कराओ तो सिर्फ एक ही वेव बनेगी। अगर तुम एक ही सेकंड में 2 करा दो इसको तो ऐसी 2 वेव बन जाएंगी। एक सेकंड में 100 करा दो इसको वाइब्रेशन तो 100 वेव ऐसी बन के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो हमें पता है रिलेशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, टी बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मैं एन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एन। एफ भी बोलते हैं, एन लिखूंगा मैं। तो 1 अपॉन टी की जगह तो 1 अपॉन एन, तो देखो ये v बराबर हो जाएगा एन लैम्डा। इस फॉर्मूले को लिख लो, ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, ये रिलेशन है, लिख लेना, एस्टेब्लिश मैंने कर दिया। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको, v बराबर एन लैम्डा बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक। चलो अब हम थोड़ा सा और बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो भैया लिखते जरूर जाना जो मैं बोल रहा हूं। अब बेटा देखो ध्यान से, तो ये लैम्डा हो गया, ये क्लियर हो गया, इसलिए मैं इसको अभी मिटा देता हूं, अलग से आप लिख लेना इसको। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव चाहिए मुझे। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पार्टिकल का इक्वेशन बताओ, इस पार्टिकल की, देखो ये हम सीख चुके हैं, याद करो कितना एसएचएम में बताया, अगर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी इक्वेशन होती थी x इक्वल a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव। अगर ऐसे y में ऑसिलेट कर रहा है
तो इसकी एसएचएम की इक्वेशन होती थी y इक्वल ए साइन ओमेगा, y इक्वल ऐसे करें तो x इक्वल, ऐसे करें तो y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। याद है? बिल्कुल वही यहां पे इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी? अब इस पार्टिकल की इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा एक रिलेशन लिखना है जो हमें इस पार्टिकल के बारे में यह बता दे कि इस पार्टिकल का t बराबर टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से। तो देखो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, प्लस ए या फिर माइनस ए। अब मैं मान लूं अगर कि इसने ओरिजिन से चलना शुरू किया था, अब याद करो सारे केस, जब पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू करता है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ चलता है तो यहां से ऊपर की तरफ चला रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन होती थी y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। अगर यही पार्टिकल एक्सट्रीम से तुम देखो, चलना तो वो कहीं से कंटिन्यू मोशन होती है, तुम देखना कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर तुम यहां से देखोगे t बराबर 0 पार्टिकल को यहां देखोगे तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल ए कॉस ओमेगा टी या फिर y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब तुम अगर यहीं से देखो और नीचे की तरफ मूव करा दो तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई या फिर माइनस ए साइन ओमेगा टी। और अगर तुम नेगेटिव यहां से स्टार्ट करो इसको देखना तो इसकी इक्वेशन होती थी y इक्वल माइनस ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर? अब मैं पूछ रहा हूं आपसे पार्टिकल वन का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ। तो t बराबर 0 पे मैं मान रहा हूं कि ये ओरिजिन से चलना शुरू करता है, मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ध्यान से सुनना, लेट पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल भी बोल सकते हो आप इसको, ये सोर्स पार्टिकल है। लेट पार्टिकल 1 स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन towards, let particle 1 नहीं, let we observe particle 1 doing SHM from mean position towards positive direction, एक बार समझो फिर से, मैंने सही नहीं लिखा था, सही लिखा है। क्या लिखा है मैंने? लेट वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब इक्वेशन क्या होगी? इसका मतलब है कि टी टाइम पर पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 एट t बराबर t। मतलब ये क्या था? t बराबर 0, t बराबर 0 पे पार्टिकल यही था और ऊपर की तरफ जा रहा था। t बराबर t पे इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 एट t बराबर t इज, मान लेते हैं y, मतलब यहां कहीं था पार्टिकल, एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा था, यहां कहीं पहुंच पाया था। ये तो मैंने पैटर्न बना दिया है, कुछ पता नहीं कितने टाइम बाद का पैटर्न है ये, समझ गए ना? ये कितने टाइम बाद का है मुझे नहीं पता, मैंने फिर देखना स्टार्ट किया इसको, अच्छा यहां है t बराबर 0 पे, तो इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y, देखना ध्यान से, ये फॉर पार्टिकल 1 है, ये ध्यान रखना, y इक्वल क्या होगा? a साइन ओमेगा t, बस प्लस फाइव माइनस फाइव नहीं होगा क्योंकि मैंने ओरिजिन से माना है। आप मान सकते हो प्लस फाइव मान लो, माइनस फाइव, जो मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिंपल लिख रहा हूं, अभी बाद में जोड़ देंगे इसको। चलो, अब ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट, ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पार्टिकल 1 की है, समझे ना? पार्टिकल 1 की है। अब समझो तो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, वेव बनी, अब मैंने एक स्नैपशॉट लिया। स्नैपशॉट क्या होता है? एक किसी वेव फॉर्म बन गया पूरा, देखो ये सब बन गया। अब मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया, t बराबर 0 पे मैंने इसको चलाना शुरू किया, t बराबर 0 पे इसको वाइब्रेट कराना शुरू किया, वेव आगे बढ़ गई, वेव फॉर्म बन गया। अब मैंने t टाइम तक वेट किया और एक फोटो खींच ली, क्लिक। मैंने फोटो खींची तो मुझे क्या दिखेगा? t बराबर t पर किसी भी पार्टिकल की आप x देख सकते हो, x तो सब पार्टिकल की फिक्स होती है। तो t बराबर t पे आपको अगर मान लो इस पार्टिकल, यहां पे पार्टिकल से नंबरिंग कर रहा हूं, देखना, ये पार्टिकल 1, यहां मैंने माना पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 4, ये पार्टिकल 5,
पार्टिकल 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी लिख सकते हो। मैंने स्नैपशॉट पूछा तो मैं तुमसे कहूं बताओ पार्टिकल 10 का x कितना है। ये क्या ये x बदलेगा टाइम के साथ? बिल्कुल नहीं बदलेगा, पार्टिकल तो यही रहेगा, बस इसका y बदलेगा। अभी इसका y बताओ कहां है, तो अभी इसका y ये है, मतलब नेगेटिव में है ये। अच्छा मैं कहूं 8 का y बताओ, तो 8 का y ये है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन ये है 8 की, डिस्प्लेसमेंट ये है। 7th का बताओ यार, 7th का सबसे हाईएस्ट पे है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है 7। 6 वाला बताओ, ये है इसका y। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव, जबकि ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है। अब अगर तुम किसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ जनरल पार्टिकल निकाल लो, 1 का नहीं, क्योंकि 1 का तो x बराबर 0 है, 1 का x बराबर क्या है? 0 है। ऐसे पार्टिकल का y निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो किसी टाइम t पर जिसका x 0 ना हो, उसको बोलेंगे हम क्या? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव। क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन हमें किसी भी x पर सिचुएटेड, क्योंकि उसमें x भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, किसी भी x पर स्थित किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पर y बता देगा। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव। अब समझो ध्यान से, तो मुझे 4 का मान लो, मैंने 4 को चूज किया, क्लियर? या छोड़ो 4 को भी नहीं करो, लो मैंने तो ये पार्टिकल है 2, मैंने तो 2 को चूज किया, चलो तो 2 का x देखो ये लिखा है, समझ गए? इतनी बात क्लियर है? अब देखो मैं थोड़ा इसको मिटा के बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं अच्छा सा, फिर आपको और मजा आएगा, ठीक? ये एक्सप्लेनेशन के लिए था सिर्फ, अब समझो इसका एक्चुअल में कैसे होता है, ये कैसे करते हैं हम इसको, मजा आएगा आपको इसमें, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। फील जिसको हो गया वो कर लेगा। देखो तो ये हमारी वेव है, रस्सी है, रस्सी का डायरेक्शन है, और यहां पर पल्स मान लेते हैं, कुछ ऐसी पल्स बन गई, देखना ये पैटर्न बन गया, बड़ी सी पल्स बना रही, डायग्राम बड़ा बनाना है ना, ठीक? चलो ये भैया ओरिजिन, ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, 4, 5, तमाम पार्टिकल्स हैं। चलो भैया अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं किसकी बात कर ले? चलो पार्टिकल 2 की बात करते हैं। तो पार्टिकल 2 का जरा डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, y है ना, और पार्टिकल की पोजीशन क्या है? तो ये मान लिया मैंने x है, ठीक? अब थोड़ा सा देखो, अगर मैं तुमसे कहूं, या एक काम करो, पार्टिकल 2 का नहीं, थोड़ा दूर ले लेते हैं पार्टिकल, ये पार्टिकल 2 हो गया, पार्टिकल 3 को ले लेते हैं, ठीक? चलो बेटा, ये हो गया हमारा y और इसकी पोजीशन हो गई x, और वेव की वेलोसिटी ये है v। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि वेव की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। वेव की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, मतलब वेव 10 मीटर पर सेकंड चल रही है। अब t बराबर 0 पर मैंने इसको वाइब्रेट कराना शुरू किया, t बराबर 0 पर मैंने इसको वाइब्रेट कराना शुरू किया, ध्यान से सुनना। और ये पार्टिकल जो है 3, ये वाला 3 वाला पार्टिकल, वो यहां से 100 मीटर दूर है। x की वैल्यू मैं ले रहा हूं, या 200 मीटर दूर ले रहा हूं, कितना? 200 मीटर। ये पार्टिकल 1 से 200 मीटर दूर है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने t बराबर 0 पे इसको वाइब्रेट करना शुरू किया, वेव चलना शुरू हो गई। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ t बराबर टाइम बराबर 2 सेकंड पर, बेटा t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट बताओ। बिल्कुल बता देंगे आप, ये इक्वेशन लिखी है, इसमें t की जगह 2 रख दो। t बराबर 0 पर, 0 पे पूछूं 1 का डिस्प्लेसमेंट बताओ, रख दो इसमें 0, तो 0 आ जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं t बराबर 2 सेकंड पर इस 3 वाला, यहां पे होगा 3 वाला पार्टिकल पहले, फिर वेव यहां से वेव जनरेट हुई, फिर वेव यहां पहुंची होगी, है ना, फिर इसको पार्टिकल को ऑसिलेशन करने का टाइम मिला होगा, तब इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा कुछ टाइम में। तो मैं पूछ रहा हूं यहां से यहां तक वेव को चलने में कितना टाइम लगेगा, पहले ये बताओ। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर और वेव की वेलोसिटी है 10 मीटर, तो टाइम लगेगा इसको डिस्टेंस 200/10, मतलब 20 सेकंड का टाइम लगेगा। 20 सेकंड में वेव यहां से जनरेट हुई, यहां पहुंच जाएगी। अब सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, t बराबर 2 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। कॉमन सेंस की बात है, t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों?
क्योंकि वेव को तो यहां से जनरेट हुई वेव, अब वेव को पहुंचने में लगेगा टाइम कितना, 20 सेकंड। यहां तक वेव पहुंचेगी 20 सेकंड में, फिर ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, तब उसके 20 सेकंड के बाद 21 सेकंड 22 सेकंड उस उतने टाइम में इसके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर? ओके। अब बेटा थोड़े ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं t बराबर 2 सेकंड पे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलोगे? तो सॉरी 20 सेकंड पर बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट रुक जाओ, पहले तो t बराबर 2 सेकंड में बताओ इसका, क्या बोला? 0, क्योंकि अभी वेव पहुंची नहीं है। अच्छा t बराबर 10 सेकंड में बताओ, अभी भी 0, क्योंकि वेव अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन क्या ये पार्टिकल 1 10 सेकंड तक वाइब्रेट नहीं कर रहा था? 10 सेकंड तक ये तो वाइब्रेट करके ऊपर पहुंच गया होगा ना, कुछ इसने तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा ना, ठीक है। अच्छा t बराबर 19 सेकंड पे, t बराबर 19 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, 0। लेकिन इसका और ज्यादा हो गया हुआ, क्योंकि इसको और टाइम मिल गया, इसको 19 सेकंड का टाइम मिल गया, मतलब इसने 0 डिस्प्लेसमेंट किया और इसने 19 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं t बराबर 20 सेकंड पे बताओ, 20 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि अब पहुंची है वेव। अच्छा इसका बताओ, तो इसके लिए इस इक्वेशन में t की जगह 20 सेकंड डाल दो, क्योंकि इसने तो पूरा 20 सेकंड तक वाइब्रेशन किया है, तो इसका तो और बढ़ गया होगा वाइब्रेशन, यहां कहीं पहुंच गया होगा ये, मे भी मान लो। अच्छा अब मैं पूछूं अगर 22 सेकंड में बताओ इसका, नहीं 21 सेकंड में बताओ, 21 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, होगा या नहीं? 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा कि नहीं? ऑफकोर्स बिल्कुल किया होगा। कितना टाइम मिला इसको डिस्प्लेस करने का? इसको डिस्प्ले 21 सेकंड तक, ये तो वेव यहां पे t बराबर 0 पे वाइब्रेट किया आपने, 20 सेकंड तक तो वेव यहां पहुंच पाई, 20 सेकंड तो पहुंचने में लग गए, इसका ऑसिलेशन तो सिर्फ 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड का टाइम मिला इसके ऑसिलेशन को। अच्छा इसके ऑसिलेशन को कितना टाइम मिला? इसके ऑसिलेशन को टाइम मिला है पूरा 21 सेकंड। इसका मतलब अब मेरे दिमाग में थोड़ी एक बात आ रही है कि अगर मैं इस पार्टिकल 1 का 21 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? t की जगह पे 21 डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे t बराबर 21 सेकंड पर ही पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट पता करना हो, तो मैं इसी इक्वेशन से पता कर सकता हूं। दिमाग लगाओ कैसे? इस पार्टिकल और इस पार्टिकल दोनों ने डिस्प्लेसमेंट किया है, लेकिन इसके कंपेयर में इसने ज्यादा किया है। तो इसने कितने सेकंड किया? 21 सेकंड, और इसने किया 1 सेकंड। मतलब कितने टाइम इसने इससे कम ऑसिलेशन किया? उतना टाइम जितना टाइम वेव ने खर्च कर दिया यहां तक पहुंचने में। अगर मैं 100 सेकंड की बात करूं, t बराबर 100 सेकंड, तो ये तो 100 सेकंड तक करेगा, लेकिन ये वाला पार्टिकल 80 सेकंड ही कर पाएगा, क्योंकि 20 सेकंड तो यहां वेव को चलने में लग जाएंगे। इसका मतलब इस पार्टिकल 1 की इक्वेशन अगर हमें पता हो, तो पार्टिकल 1 की इक्वेशन में टाइम की जगह पे उतना कम कर दो जितना वेव को यहां से इस पार्टिकल तक पहुंचने में लगता है, तो मुझे इस पार्टिकल की उसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं, वेव टेक्स x अपॉन v। अब मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो x माना है, पोजीशन x मानी है, और v वेलोसिटी से वेव चल रही है। ये एग्जांपल था सिर्फ, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ क्या था? एग्जांपल। आई होप आप लोग इसको जरूर समझे होंगे। तो x डिस्टेंस पे पार्टिकल था, तो v वेलोसिटी से वेव चल रही थी, तो इसको वेव को यहां से यहां तक जाने में x अपॉन v टाइम लग जाएगा। तो वेव टेक्स x अपॉन v टाइम टू रीच from 1 to 3. So if we want to find displacement y of particle 3 at t बराबर t, we should put t माइनस एक्स अपॉन वी। इसको तो पूरा t टाइम मिला, लेकिन t में से अगर x अपॉन वी टाइम कम कर दें, कहां गया? हाँ, x अपॉन वी टाइम कम कर दें, ये लिखा है x अपॉन वी टाइम कम कर दें, और इस t में x अपॉन वी कम कर दें, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा t टाइम पर।
t minus x upon v. We should put t minus x upon v in place of t, or in equation in displacement equation of 1. Clear? So finally displacement इक्वेशन ऑफ वेव, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव। क्या आ जाएगी हमारी y बराबर इक्वेशन 1 से a साइन और क्या ओमेगा और ब्रैकेट में t माइनस एक्स अपॉन वी। इतनी बात आई थिंक सभी लोग इसको समझ गए होंगे। हाँ बेटा, अभी हमने क्या सीखा? ये वेव है और ये एक्स एक्सिस में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या निकाला हमने? y इक्वल ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस एक्स अपॉन बी, मतलब t को रिप्लेस कर दिया किससे? t माइनस एक्स अपॉन बी से। क्यों किया? प्रोसेस पूरा समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स की जगह पे नेगेटिव एक्स में जा रही होती ऐसी, तब अब सोचो ये अगर वेव यहां से जा रही थी तो इस पार्टिकल को उतना टाइम कम मिला था वाइब्रेट करने के लिए जितना टाइम वेव को यहां से यहां तक जाने में लगा। क्लियर? अब वेव देखो ऐसी आ रही है, अगर वेव ऐसी आ रही है तो पहले वेव यहां पहुंचेगी अब इस पार्टिकल पे, है ना, और फिर बाद में जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा उसके बाद ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, है ना। मतलब जितना टाइम अभी x अपॉन v टाइम इसको कम मिला था जब वेव ऐसे जा रही थी, उतना टाइम ये ज्यादा ले लेगा। मतलब ये पहले वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और ये बाद में करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन अगर हमें पता है, इसकी इक्वेशन तो हमें पता है y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, और इसकी इक्वेशन अगर हमें लिखना हो तो अब हम t को रिप्लेस करेंगे t प्लस एक्स अपॉन वी से, क्योंकि इस पार्टिकल को अब x अपॉन वी टाइम ज्यादा मिलेगा इसके कंपेयर में, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ऐसे आ रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे? y इक्वल, देखो इक्वेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल, ये देखो इक्वेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल क्या था? y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। तो इसी के बेस पे हमने इसको यूज करके क्या कर लिया? इस पार्टिकल का इक्वेशन लिख दिया। तो y इक्वल ए साइन ओमेगा अब क्या हो जाएगा? t प्लस एक्स अपॉन वी। क्लियर? तो आई होप ये बात बिल्कुल सब लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपको, अब देखो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कभी भी आपको वेव फंक्शन दिया हो, देखना वेव फंक्शन अगर हमें किसके फॉर्म में दिया है, देखना y इक्वल एफ ऑफ एक्स दिया है, सॉरी एफ ऑफ टी दिया है, ठीक। तो ये वेव फंक्शन एफ ऑफ टी है, इसमें एक्स नहीं है, मतलब एक्स इक्वल क्या है? 0 है। तो अगर इस इक्वेशन में तुम x इक्वल, देखो दोनों में x इक्वल 0 डाल दोगे तो ये तुम्हें किसका फंक्शन मिलेगा? सोर्स पार्टिकल का मिलेगा, है ना। तो वेव फंक्शन, या ऐसे बोल दो सोर्स पार्टिकल फंक्शन, सोर्स पार्टिकल फंक्शन y इक्वल एफ ऑफ टी, ये दिया होगा हमें। तो केस फर्स्ट मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से, केस फर्स्ट, इफ सोर्स पार्टिकल फंक्शन हमें ये दिया है, सोर्स का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं, सोर्स पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट फंक्शन पूरा लिख दो, ठीक। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अगर हमें ये दिया है, देन वेव फंक्शन कैसे निकालोगे? देन वेव फंक्शन कैसे निकालेंगे? इसमें दो केस। अब वेव फंक्शन कैसे लिखोगे? y इक्वल एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, है ना। ऐसे इसका y इक्वल एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। तो दो केस कौन से? एक बार पॉजिटिव एक्स में चल रही हो वेव और एक बार नेगेटिव एक्स में चल रही हो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो एक्स माइनस बी टी, और अगर ये नेगेटिव एक्स में जा रही है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी टी।
v, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, t है ना ये, तो t अगर पॉजिटिव x में जा रही है तो t माइनस एक्स अपॉन वी, और यहां लिखोगे t प्लस एक्स अपॉन वी। इसमें लिख देना ब्रैकेट में इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इसमें लिख देना अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो आई थिंक ये बात 100% सब लोग समझ गए होंगे। क्लियर? ओके, तो इतना आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अब थोड़ा सा मैं इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कोई एक पहले तो नोट कर लीजिए। अब देखो, मान लेते हैं इसी का अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं मैं, y इक्वल, इसी को आगे पूरा लिखना, y इक्वल ए साइन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो ये देखो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। क्लियर? यहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो है वेव की वो कभी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी जितनी सोर्स पार्टिकल की होगी, फ्रीक्वेंसी एक बार सेट होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। जितना ऑसिलेशन ये करेगा 1 सेकंड में, उतने ही ऑसिलेशन यहां 1 सेकंड में वेव के बनेंगे। ये फिक्स रहता है। जब तक आप इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलोगे तब तक आपके वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, v मतलब वेव की स्पीड, ये डिपेंड करती है मीडियम की प्रॉपर्टी पे। तो अगर हम मीडियम को भी कांस्टेंट कर दें और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट कर दें, अलग अलग मीडियम के लिए, एक मीडियम के लिए हमने कोई फ्रीक्वेंसी, देखो एक वेव अगर इसी वेव को तुम दूसरे मीडियम में भेज दो तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जब ये वेव दूसरे मीडियम में जाएगी तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी तो कभी बदलती ही नहीं है, ठीक, जब तक कि आप वेव का सोर्स ही ना बदल दो। अब बदल क्या सकता है? वेव वेलोसिटी बदल सकती है। तो वेव वेलोसिटी कब बदलेगी? जब आप यहीं से देखो, आधी एक रस्सी ये ले लो और दूसरी रस्सी एक मोटी रस्सी ले लो, तो ये मीडियम बदल गया। यहां से तुम वेव को प्रोड्यूस करोगे तो यहां फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहां होगी, लेकिन यहां पे वेव की वेलोसिटी कुछ और होगी, यहां वेव की वेलोसिटी कुछ और होगी। तो वेव की वेलोसिटी v बराबर क्या सीखा था हमने? एन लैम्डा। एन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, तो फिर ये वेव की वेलोसिटी v कैसे बदल जाती है? लैम्डा की वजह से। तो अगर किसी मीडियम में जाने पे वेव की वेलोसिटी कम हो रही है तो समझ जाओ कि लैम्डा कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं। अगर वेव की वेलोसिटी बढ़ रही है तो लैम्डा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं। एक ऑसिलेशन में वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो, लेकिन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड वो उतना ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरा मैंने जो बोला वो नोट में लिखना जरूर, ठीक। अब देखो, तो यहां पर किसी मीडियम के लिए ओमेगा और वी को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो फॉर अ गिवन मीडियम ओमेगा अपॉन वी बराबर के, इसको के बोल देते हैं, इसका नाम क्या है? वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्लियर? ये होता है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, देखो ना ध्यान से, के बराबर क्या होगा? ओमेगा अपॉन वी। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एन, और वी क्या होता है? एन लैम्डा। एन से एन खत्म, क्या आ गया? 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्लियर? तो के का यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। 2 पाई अपॉन लैम्डा मतलब मीटर इनवर्स। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान क्या दो, के का ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? तो भूलना मत कभी भी, तो रख दो इसमें। तो y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है या नेगेटिव एक्स में जा रही है। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। A pulse traveling along positive x direction, एक बार पता चल गई पॉजिटिव एक्स में जा रही, ऑन अ स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी पता चल गई हमें, v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट y, लेकिन y सेंटीमीटर में है, ऑफ द पार्टिकल एट x बराबर 0 एट एनी टाइम t, मतलब x, सोचो x बराबर 0 पे पार्टिकल है, मतलब सोर्स पार्टिकल हो गया। एट टाइम t मतलब सोर्स पार्टिकल है, तो उसमें x तो 0 ही होगा,
और टाइम है t, तो अभी हमने सीखा था y इक्वल a sin ओमेगा t आया था, सोर्स का फंक्शन क्या आया था, y इक्वल इक्वेशन आती a sin ओमेगा t, जबकि x बराबर 0 है इसमें, बहुत बढ़िया। तो उसका पार्ट डिस्प्लेसमेंट हमें ये दिया है, लेकिन अब इसमें तो a sin ओमेगा t नहीं है, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी कि हर फंक्शन a sin ओमेगा t ही हो, जरूरी नहीं है कि कोई पल्स है, पल्स मतलब कोई ऐसी डिस्टरबेंस है, पता नहीं कैसी पल्स होगी, ट्रायंगुलर हो सकती है, कैसी भी पल्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर पल्स हो सकती है, स्क्वायर पल्स हो सकती है, साइनोसॉइडल पल्स हो सकती है, ए साइन ओमेगा टी में साइनोसॉइडल पल्स होगी, क्लियर। तो कैसी भी पल्स होगी ये मुझे नहीं पता, तो उसका देखो क्या दिया है हमें, y इक्वल दिया है 2/t² + 1, क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट y, तो ये y बराबर दिया है, कह रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन y x, t। देखो y का ये क्या है, y और फंक्शन t, इसमें x का फंक्शन नहीं है, ये x बराबर तो 0 है, सोर्स पार्टिकल है ये, लेकिन वो कह रहा है कि दूसरा कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन क्या है, x है, और टाइम t टाइम पे उसका y बताओ। देखो लिखा है y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम t, तो क्या करते हैं, रिप्लेस t, मैंने क्या बोला था, t को रिप्लेस करो, तो y बराबर 2 अब t को किससे रिप्लेस करें, याद रखना है t माइनस एक्स अपॉन बी या फिर t प्लस एक्स अपॉन बी, तो देखो पॉजिटिव x में जा रही है तो t माइनस एक्स अपॉन v का होल स्क्वायर, t की जगह पे ही आ जाएगा, और +1, क्लियर, आंसर, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब v की वैल्यू देखो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसमें डाल दो, तो बराबर 2/t माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर +1, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। अब सुनो, इसी को और भी तरीके से लिख सकते हो आप, कैसे, 2 इसका वो कर दो, एलसीएम ले लो चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही सही है, चलो रहने दो। अब देखो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब वो कह रहा है सेकंड पार्ट, देखना ध्यान से, ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स एट t = 0 एंड t = 1 सेकेंड। अच्छा तो चलो पहले तो एक काम करते हैं, पल्स बना लेते हैं। देखो ये हो गया y, ये हो गया x, अब t = 0 पे बनाना है पहले हमें शेप, पल्स कैसी है बना के बताओ, t = 0 पे बना देते हैं, तो t = 0 इसमें डालो, t = 0 इसमें डालना है, ठीक। पहले तो हमने वेव फंक्शन बना लिया इसका, अब t = 0 डाल दो, तो देखना एट t = 0, इसमें नहीं डाल देना, इसमें डालना है, t = 0 डालो, तो ये हो जाएगा y = 2 ये x² 4, तो x² + 4 यहां चला जाएगा 8, t 0 हो गया, ये माइनस है, स्क्वायर लगा है, प्लस हो जाएगा, x² 2 x² 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो x² 4 + 1 ये 2 4 एलसीएम ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन बनी हमारी। अब बेटा इसमें सबसे पहले x की वैल्यू, अब हमें देखो ये क्या बन गई, ये फंक्शन बन गया। देखो जब भी y और x की इक्वेशन बनती है तो वो हमें शेप को रिप्रेजेंट करती है, सबको पता होगा, लोकस बताती है, तो y और x का फंक्शन बन गया, तो दिस इज द शेप ऑफ पल्स, दिस इज शेप ऑफ पल्स, क्लियर, शेप ऑफ पल्स, वेव फंक्शन का एक पल्स रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें। अब इसमें देखो x की वैल्यू डालो 0, x की वैल्यू क्या डाल दो, सबसे पहले y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अगर वो तुमसे पूछे, मान लो इसी में बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा वेव पल्स का, जो पल्स बनी है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो सोचो y मैक्स कब होगा, जब x² की वैल्यू मिनिमम होगी। अब x में स्क्वायर लगा है, x में स्क्वायर लगा है, तो मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है ना, तो 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड a बराबर y मैक्स बराबर 8/4 बराबर 2, ठीक। तो ये हो गया 2। अच्छा x बराबर 0 पे y मैक्स है, मतलब यहां पे आ गया y मैक्स, ये हो गया एम्पलीट्यूड y मैक्स, कितना आएगा 2। अब चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो x बराबर 0 पे तो इसका मैक्सिमम मिल गया हमें, पल्स का एम्पलीट्यूड मिल गया। अब हमें शेप ड्रॉ करना है, तो क्या तरीका होता है, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में ले लो और एक वैल्यू नेगेटिव में ले लो, ठीक। तो चलो हम x बराबर 1 लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है जो आपको डालना, x बराबर 1 ले लिया हमने, तो x बराबर 1 डाल दो। यहां देखो इक्वेशन में देख के पता चलता है, x की वैल्यू चाहे तुम 1 डाल दो,
और चाहे -1 डाल दो, क्योंकि x में स्क्वायर लगा हुआ है तो y की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, तो डाल देते हैं, तो x इक्वल +-1 दोनों डाल के सेम वैल्यू आएगी, तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 डाल दो, 2 पे पूरी वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो x की वैल्यू +-2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 और 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1। तो देखो y की वैल्यू यहां है, मान लो ये 1, y बराबर 1 और x कितना, x बराबर भी 1, तो यहां पे ये x बराबर -1। क्लियर, x इस साइड x बराबर -1 और इस साइड x बराबर 1, लेकिन दोनों पे y की वैल्यू कितनी है, सेम है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि पल्स जो है, हमें पॉइंट कहां मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा, देखो ये यहां मिलेगा पॉइंट और इसका यहां पे मिलेगा पॉइंट। तो पल्स ड्रॉ करो, देखो ऐसे पल्स आ रही होगी कुछ ऐसे ऐसे, ठीक, यहां पे ऐसे। अब देखो आगे, आगे ये वाला पॉइंट कौन सा है, समझ गए ना, ये -1 वाला और ये +1 वाला, सिमेट्रिक है पल्स। y की वैल्यू देखो दोनों में सेम है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पल्स x बराबर 0 के अबाउट दोनों साइड सिमेट्रिक है। आप कोई भी वैल्यू डालो, प्लस में या माइनस में, प्लस और माइनस दोनों डालो, सेम मैग्नीट्यूड की, सेम मिलेगा y की वैल्यू आपको। अब देखो यहां पर x की वैल्यू, तुम यहां पे x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, अगर तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दोगे तो यहां 0 आ जाएगा भाई, इसका मतलब है ये पल्स ऐसे आ रही होगी, देखो ऐसे, और यहां पे इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा भाई, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और y टेंडिंग टू 0। क्लियर, ये हो गया, ये शेप ऑफ पल्स बना लिया। तो क्वेश्चन पूछता है वो सिमेट्रिक है क्या पल्स, यस ये सिमेट्रिक पल्स है। अब देखो कह रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पे बताओ, तो क्या दिक्कत है, t बराबर 1 सेकेंड पे कर सकते हैं, t की वैल्यू यहां पे 1 डाल दो, ठीक, तो डालो 1, तो देखो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। t की वैल्यू 1 है पहले तो, अब सुनो, पहले तो t की वैल्यू 1 है। अब देखो पल्स तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, पल्स की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्लियर, तो यहां पर अगर इस पल्स की, इस वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो पल्स है ये आगे बढ़ रही होगी पॉजिटिव में, तो इसका शेप मुझे, मेरे हिसाब से t बराबर 0 पे अगर ये है तो t बराबर 1 पे थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए, मतलब ये वर्टेक्स जो है वो यहां कहीं पहुंच जाना चाहिए। क्लियर, लेकिन पल्स सिमेट्रिक ही रहेगी कहीं भी हो, यहां पे इसका मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो इसके अबाउट सिमेट्री बन जाएगी पल्स की। ठीक, अच्छा, तो यहां पर अगर तुम t की वैल्यू 1 डाल दो तो t बराबर 1 डालो जरा इसमें, तो ये हो जाएगा y इक्वल 2/1 x/2 होल स्क्वायर +1, तो y इक्वल 2 इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 4, ठीक है, तो यहां 4 एलसीएम 2 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 4 को कर लो बाहर तो यहां +4 हो जाएगा और ऊपर 8 पहुंच जाएगा। ठीक, और यहां पे आ जाएगा आपका क्या, 2 x का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारी इक्वेशन। बहुत बढ़िया। अब देखो ये y की वैल्यू आ गई हमारी, कब, t बराबर 1 पे। इसमें फिर y मैक्स निकालो, इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी देखो यहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, यहां पर भी y की मैक्सिमम वैल्यू जब ये मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम देखो स्क्वायर फंक्शन है, ये मिनिमम हो सकता है 0, और वो कब होगा, जब 2 - x बराबर 0 होगा। तो फॉर y मैक्स 2 - x बराबर 0, मतलब x बराबर 2। देखो अभी x बराबर 0 पे क्या था, y मैक्स, और अब x t बराबर 1 पे y मैक्स जो ये वाली वैल्यू है वो 2 ही है, सॉरी हाँ, x बराबर 2 पे y मैक्स कितना आएगा, देखो y मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। y मैक्स यहां पे ये 0 करोगे तो 8/4 मतलब 2, देखो वही है जो ये 2 था ना, वही 2 है। अब सोचो ये कितने में मिला, x बराबर 2 पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वेव जो है ना 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी चल देगी, 1 सेकंड में 2 मीटर चलेगी, मतलब कि ये जो वर्टेक्स है वो 2 मीटर आगे खिसक जाएगा। तो नई वेव जो पल्स बनेगी हमारी वो ऐसा कुछ यहां पे बनेगी। ये तो x बराबर 1 है, तो यहां x बराबर 2 पर इसका वो आएगा, ये वर्टेक्स, मतलब ऐसी कुछ पल्स होगी। ठीक, ऐसे जाएगी, अब इमेजिन कर लो आगे। क्लियर, इस तरीके से पल्स जाएगी और ये वाला तुम्हारा y मैक्स होगा x बराबर 2 पर। क्लियर, सिंपल। तो आई थिंक ये बात आप सब लोग जरूर समझ गए होंगे।
देखो बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप ध्यान समझना इसको भी। कह रहा है कि अ ट्रांसवर्स पल्स एट t इक्वल 0, अभी तक x इक्वल 0 था, सोर्स पार्टिकल का x इक्वल 0 पे t टाइम पर कोई फंक्शन दिया होता था मैं y का, लेकिन अब देखो उल्टा हो गया, टाइम 0 हो गया, t इक्वल 0 पे अ ट्रांसवर्स पल्स एट t इक्वल 0 इन अ वायर इज गिवन बाय अ फंक्शन, देखो y इक्वल ये दिया है, अब ये x का फंक्शन, जबकि अभी तक ये t का फंक्शन था। तो चलो भाई, एट x इक्वल 0 हमारा y जो है वो है 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, बहुत बढ़िया। x एंड y इन मीटर्स, राइट द फंक्शन y x कोमा t, कह रहा है कि फंक्शन y x कोमा t को रिप्रेजेंट कराओ, इसको रिप्रेजेंट करो, दैट डिस्क्राइब्स दिस पल्स, जो इस पल्स को रिप्रेजेंट कर, y पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, ये एक पल्स, देखो अभी ये जो है वो पल्स नहीं है, मतलब पल्स तो है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, ये सिर्फ एक पल्स का शेप है। देखो y और x है इसमें, ये तो सिर्फ हमें हमें क्या दिया है, एक पल्स कोई होगी जिसका ये शेप है, सिर्फ हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये पल्स जो है वो मूव कर रही है, ये पता नहीं चल रहा हमें, समझ गए ना। तो यहां जबकि पहले क्या होता था, y इक्वल नीचे t होता था, तो उससे हमें क्या पता चलता था, उससे हमें सिर्फ y का किसी भी x बराबर 0 पे y का वेरिएशन पता चलता था टाइम के साथ, उसमें हमें x का वेरिएशन पता नहीं चलता था, वो भी पल्स नहीं थी, तो हमने उसमें x इंट्रोड्यूस किया, पल्स बनाई मूविंग। ऐसे ही इसमें ये पल्स है लेकिन ये सिर्फ पल्स का एक शेप है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये पल्स मूविंग है, समझ गए ना। तो इसमें x को इंट्रोड्यूस कराओ, तो देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि y x t बताओ दैट डिस्क्राइब्स दिस पल्स इफ इट इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विद स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर 4.5 मीटर पर सेकेंड है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। अब जरा सोचो, जब वहां पे t था, t को हम रिप्लेस करते थे t माइनस एक्स अपॉन वी से, सही बात है। अब यहां x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और v क्या है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, टाइम, तो टाइम माइनस, ये भी देखो डायमेंशन टाइम की ही है। अब यहीं से आपने अभी लिखा टाइम बराबर x अपॉन वी, लेकिन अगर हमें यहां पे x को रिप्लेस करना है तो x इक्वल होगा vt, t बराबर ये t डैश मान लो कुछ, तो t डैश, यहां पे t डैश बराबर x अपॉन वी, यहां t था तो t माइनस एक्स अपॉन वी से रिप्लेस कर दिया था हमने, लेकिन अब यहां पे तो x का फंक्शन है, तो x में हम x को कैसे रिप्लेस करें, x बराबर तो v इंटू टी डैश होगा ना, तो x को आप रिप्लेस करोगे x माइनस वीटी या फिर x प्लस वीटी, तो माइनस वीटी लगेगा इसमें क्योंकि पॉजिटिव x में जा रही है। डायमेंशनली देख लो ना, अगर यहां से x को रिप्लेस करना है तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करना है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए ना, जैसे पहले टाइम माइनस ये भी टाइम है, तो यहां पर आप रिप्लेस करोगे किसको, रिप्लेस x बाय x माइनस वीटी। डायमेंशनली सॉल्व कर लिया हमने इस क्वेश्चन को, तो यहां पर y का फंक्शन जो होगा वो 6 अपॉन x माइनस वीटी, और v की वैल्यू है 4.5, तो 4.5 इंटू टी का होल स्क्वायर और क्या है प्लस 3। ये देखो वही फंक्शन हमारा फिर से बन गया। अब अगर तुमसे कहे इस पल्स को रिप्रेजेंट करो, कर देंगे रिप्रेजेंट, जैसे भी वही y की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तुरंत इस टर्म को 0 कर दो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 6/3 मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। y की मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से, सिंपल है बिल्कुल। चलो ये यहां से भी निकाल सकते हो y की मैक्सिमम वैल्यू, तो x स्क्वायर का तुम 0 कर दो, तो ये y बराबर 6/3 2 आ जाएगा। तो आई होप ये बात बिल्कुल सिंपल सी है। तो हमें याद क्या रखना है, एक बार होगा हमें y ऑफ, देखो हमें एक बार y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा और हमें x t का फंक्शन निकालना होगा, तो t माइनस एक्स अपॉन वी से रिप्लेस कर दोगे t को। अगर एक बार हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हो, समझ गया ना, t बराबर 0 पे, और इसका हमें फंक्शन निकालना हो तो हम इसमें y x की जगह पे क्या करेंगे, y x t कैसे निकालोगे इसका, x की जगह पे x माइनस वीटी से रिप्लेस कर दोगे इसको, या प्लस, डिपेंड करता है पॉजिटिव x में जा रही है कि नेगेटिव x में जा रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन सब लोग समझ गए होंगे। देखो बेटा, अब अगर हमें कोई भी एक फंक्शन दिया हो
तो वो एक वेव फंक्शन मतलब ट्रैवलिंग वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। तो मैंने बोला था कि हर फंक्शन एक ट्रैवलिंग वेव को जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंट करे। क्लियर? तो कौन कौन से फंक्शन ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन है? तो देखो, कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी अ ट्रैवलिंग वेव फंक्शन। तो सबसे पहली बात, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। वेव कभी इंटरप्टेड नहीं हो सकती, कंटिन्यूअस होगा, जैसा भी शेप हो उसका, ट्रायंगुलर भी हो सकता है लेकिन कंटिन्यूअस होगा। तो पहली बात तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, वो हर x और t की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होना चाहिए। x और t की कोई भी वैल्यू डालो आप, डिफाइंड होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, और मतलब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए उसकी। क्लियर? अच्छा, तो ये 3 कंडीशंस हैं। अब हम पता कैसे करेंगे? तो देखो, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कैसे पता करते हैं? जैसे एग्जांपल है पहला, x माइनस वीटी। x माइनस वीटी का होल स्क्वायर, y बराबर x माइनस वीटी का होल स्क्वायर। ये ट्रैवलिंग वेव फंक्शन है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि x माइनस वीटी के फॉर्म में लिखा हुआ है ये। आप इसमें कुछ भी डाल दो, x और t की कोई भी फाइनाइट वैल्यू डालो। इन x और t को थोड़ा ना इनफाइनाइट डाल दोगे, कोई भी वैल्यू डालो, y डिफाइंड होगा। ठीक, तो ये ट्रैवलिंग वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही है ये। अब देखो ये b वाला, तो क्या लिखा है? ln x प्लस वीटी। चलो भैया, अब डालो x प्लस वीटी। अब ये बताओ, x की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? अच्छा, चलो पहले इसमें देखते हैं। अगर मान लो ये ट्रैवलिंग वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता होता तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा होता? क्योंकि यहां माइनस लगा है तो पॉजिटिव x में जा रहा होता। ठीक, अच्छा इसको देखो, लेकिन ये वेव फंक्शन ही नहीं है। चलो, अच्छा सॉरी वेव फंक्शन है। इसको देखो, ln x प्लस वीटी। इसकी डायरेक्शन अगर हम पूछें तो देखो, बीच में दिख रहा है प्लस है, मतलब दोनों के साइन सेम है। कैसे पता करते हैं? देखो, अगर इसका और इसका साइन ऑपोजिट है तो पॉजिटिव x में जाती है पल्स, और अगर दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों के साइन सेम हो जाएंगे, तो फिर नेगेटिव x में जा रही होती है। ये हम बता चुके हैं। ठीक, अब ये देखना है हमें कि ये डिफाइंड है कि नहीं। तो पहले तो ये जा कहां रही? अगर ये वेव फंक्शन होती तो देखो, साइन दोनों के सेम है, मतलब नेगेटिव x में जा रही होती, और x की कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव में जाए नेगेटिव में जाए। अब यहां अगर मैं x की ऐसी वैल्यू डाल दूं, नेगेटिव वैल्यू, जो कि vt के बराबर हो और vt पॉजिटिव हो, ठीक, तो vt और x के अगर साइन मैग्नीट्यूड सेम हो गए और वैल्यू साइन ऑपोजिट हो गए तो ये 0 हो जाएगा। तो ln 0, ये तो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कि ये वेव फंक्शन नहीं है। चलो c वाला देखते हैं, कह रहा है e की पावर माइनस x प्लस वीटी का होल स्क्वायर। अब चलो आप कुछ भी कर लो, देखो x, इसको तुम 0 भी कर दो, अगर यहां 0 भी कर दोगे तब भी ये डिफाइन होगा, है ना। तो e की पावर x, e की पावर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डिफाइंड है, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा ये। क्लियर? क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती कभी भी। e की वैल्यू, इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कभी नहीं होगी, इनफाइनाइट कभी नहीं होगी, ये 0 हो सकता है। तो e की पावर 0 1 वो तो डिफाइंड होता है ना, तो ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता। क्लियर? तो ये भी हमारा वेव फंक्शन है। चलो d वाला देखते हैं, कह रहा है 1/x प्लस वीटी। ये तो यही खत्म हो गया। देखो, इसमें x और vt के साइन अगर ऑपोजिट होते और बराबर होता ये, तो ऐसे यहां पे x और vt अगर इक्वल हो जाए और साइन ऑपोजिट हो जाए तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये वेव फंक्शन नहीं है। चलो अगला देखते हैं e। तो e में लिखा है साइन 2t माइनस 3x। देखो, ऐसा नहीं है कि x माइनस बीटी दिख जाए तो मैं x प्लस बीटी या x माइनस बीटी तो वेव फंक्शन हो जाएगा। कंडीशन है और उसकी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा डिफाइन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, बस यही है दो। तो ऐसे रख के देखते हैं वैल्यूज। इसको देखो, साइन, और ये देखो x माइनस बीटी का फॉर्म भी है, तो ये वेव फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि साइन में इस पूरे की वैल्यू +1 एंड -1 के बीच में ही वेरी करेगी, मतलब ये तो डिफाइन होता ही है। साइन फंक्शन तो डिफाइन होता ही है, कॉस फंक्शन होता अगर वो भी डिफाइन होता, मतलब ये वेव फंक्शन है, साइनोसॉइडल वेव है, ये तो क्लियर है। अच्छा, आप देखो
ये है कॉस वाला फंक्शन, लेकिन कौन सा है, एफ नंबर, ये ई नंबर था। एफ नंबर में देखो है कॉस टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें देखेंगे हम, इसको अगर मैं लिख दूं कॉस, इसको लिख देते हैं टी माइनस एक्स अपॉन वी और इनटू बड़े ब्रैकेट में टी प्लस एक्स अपॉन बी। सही लिखा है मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको देखूं तो ये चल रही है वेव पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि टी माइनस एक्स अपॉन बी, और ये देखो टी प्लस एक्स अपॉन बी, ये चल रही है नेगेटिव, ये चल रही है पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स, और यहां चल रही है ये माइनस एक्स में। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ये वेव फंक्शन नहीं है। क्लियर? तो यहां पर इस तरीके से हम लोग ये पता करते हैं। देखो बेटा, ये कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट y x, t of a wave on a string is given by y equal, ये इतना दिया है, ठीक है, y x of x, t e की वैल्यू e की पावर में इतना दिया है। वो कह रहा है कि दिस रिप्रेजेंट्स a, ये सही है या ये सही है। वो कह रहा है वेव पता करना है कौन सा सही है, वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड अंडर रूट a by b, या फिर वेव मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड अंडर रूट b by a। तो देख लेते हैं इसको, क्या करना है, y इक्वल क्या लिखा है, e की पावर माइनस, देखो ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ab इंटू xt। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a इंटू एक्स प्लस अंडर रूट b, अंडर रूट b इंटू टी का होल स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, करके देख लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब तो यार सिंपल हो गया, ये तो हम अभी प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला फंक्शन e की पावर में जब होता है तो डिफाइन होता है और कंटिन्यूअस होता है, तो ये वेव फंक्शन है। अब तो सिंपल हो गया, x माइनस बीटी या x प्लस बीटी के फॉर्म में लिख दो इसको। तो क्या करना है हमें, e की पावर माइनस, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा आपको, x अकेला होना चाहिए, तो क्या कॉमन ले रहे हैं हम, अंडर रूट a कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a इंटू टी का होल स्क्वायर। अब यहां पे अंडर रूट a कॉमन लिया है आपने, लेकिन यहां पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पे a कॉमन आएगा। क्लियर? अब क्या करें हम, y इक्वल e की पावर माइनस, ये तो कांस्टेंट है कोई, तो इसको कांस्टेंट को c लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहां देखो x प्लस vt का होल स्क्वायर। अब कंपेयर कर दो इसको, तो कंपेयर करोगे, देखो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, x की जगह हो गया, t की जगह t हो गया, ये देखो वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट b बाय अंडर रूट a, खत्म। तो आई थिंक ये बात आप लोग समझ गए। अब डायरेक्शन बताओ, तो देखो दोनों के साइन अंदर देखो सेम है, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रही होगी। देखो बेटा, ये तीन न्यूमेरिकल्स हैं, हम लोग करेंगे इनको। सबसे पहले कह रहा है कि y इक्वल 10⁻⁻, ये इक्वेशन दी है, मीटर इज ऑफ ट्रैवलिंग वे, ठीक है, फाइंड इट्स स्पीड। तो कितना सिंपल, मैं सब सॉल्व करूंगा और मिटाते हुए जाऊंगा, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है y इक्वल 10⁻⁴ साइन 60t और -2x प्लस π/3, ये है इक्वेशन। क्या करो, कंपेयर कर दो, y इक्वल a साइन, अब इक्वेशन बोली थी फाइनली, साइन के बाद यहां कुछ नहीं लिखा हो, ध्यान रखना, साइन के बाद कुछ ना लिखा हो, सीधा ब्रैकेट में अंदर पूरा लिखा हो, तब a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर देंगे इसको, तो देखो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 60। अच्छा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू a बराबर देखो 10⁻⁴ मीटर, यहां देखो ये मीटर में दिया है, ठीक, सब कुछ मीटर में है, तो ओमेगा बराबर हो गया 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ओमेगा 2π/t है ना, तो टाइम का सेकंड तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ओमेगा तुम क्या करोगे, 2πn लिख दो, 2πn, तो ये हो जाएगा 60, समझ गए, 2πn। तो ओमेगा आ गया, k की वैल्यू देखो, k बराबर कितना है, यहाँ kx है 2x है, k बराबर 2। अब 5 इनिशियल फेज भी अगर पूछे वो, तो 5 हो गया π/3। क्लियर? अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सबसे पहले k की वैल्यू 2 आ गई, अब k का फॉर्मूला याद करो, 2π/λ,
ये लो 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर 2, 2 से 2 खत्म, लैम्डा बराबर पाई आ गया। अब यहां देखो लैम्डा पाई आ गया, एन तो फ्रीक्वेंसी एन बराबर क्या होगा 60 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज, तो एन बराबर 30 अपॉन पाई हर्ट्ज, ये हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। पूछा क्या था स्पीड, तो v बराबर क्या होता है n लैम्डा, तो v बराबर n की वैल्यू देखो 30 अपॉन पाई इंटू लैम्डा की वैल्यू पाई, खत्म, तो v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। चलो डायरेक्शन बताओ, तो देखो यहां बीच में t ये है और ये है 2x, मतलब क्या हुआ साइन ऑपोजिट है इनके, तो पॉजिटिव x में जा रही है। अच्छा इसी को तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसमें मैंने बोला था x माइनस बी टी का फॉर्म बना लिया करो, इसका x माइनस बी टी का, तो यहां पे x कैसे आएगा, यहां पे x लाना पड़ेगा, अकेला x, तो x लाने के लिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा बाहर यहां, तो यहां देखो 30 बचेगा, 30t माइनस x, तो x माइनस ये vt, v की जगह देखो 30 आ जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये भी कर सकते हो, ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा तरीका क्या है, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो यहां से जब 2 कॉमन लोगे तो यहां 30 आ जाएगा और यहां पे x बचेगा, तो देखो x माइनस vt का फंक्शन बन गया, वो प्लस माइनस कहीं भी लगा है, तो v कितना आ गया 30 डायरेक्ट आ गया, ठीक। चलो तो ये भी पूरा कर सकते हैं, या आपको जैसे करना है वैसे करो। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आ साइनोसॉइडल वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग अ रोप, मतलब एक साइनोसॉइडल वेव है वो रोप में अलोंग जा रही है, ऐसे ये जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे। चलो द ऑसिलेटर दैट जनरेट्स द वेव, मतलब यहां ऑसिलेटर होगा मतलब सोर्स जो वेव को जनरेट कर रहा है, कह रहा है कंप्लीट्स 60 वाइब्रेशंस इन 30 सेकेंड, तो देखो 30 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन 60 वाइब्रेशन, तो 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन 2 वाइब्रेशन, क्लियर। और 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो n बराबर 2 वाइब्रेशन पर सेकेंड, या फिर कह दो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज भी होती है, वाइब्रेशन पर सेकेंड। चलो फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब इससे फ्रीक्वेंसी ही बताना चाह रहा था वो हमें। अब सुनो, ऑल्सो अ गिवन मैक्सिमम, देखो ऐसे पल्स बनेगी मतलब वेव बनेगी, मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिमम तो यही है ना, तो वो कह रहा है कि ये ट्रेवल करता है, ये आगे बढ़ रहा है, ये पल्स आगे तो बढ़ रही होती है, तो ये क्या कह रहा है कितनी डिस्टेंस कवर करता है, देखो 425 सेंटीमीटर अलोंग द रोप इन 10 सेकेंड्स, तो ये तो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम, तो इससे तुम v निकाल दो, ये मैक्सिमा है, ये आगे चल रहा होगा, तो x, इससे तुम v निकाल सकते हो, v बराबर 425 सेंटीमीटर है तो ये 4.25 मीटर हो जाएगा, और अपॉन 10 मतलब कि ये हो जाएगा 0.425 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये तो हो गई हमारी स्पीड भी आ गई, तो कितना आ गया स्पीड 0.425 मीटर। अच्छा क्या कह रहा है देखो, वेवलेंथ बताओ, तो लो लैम्डा बराबर क्या, तो हम जानते हैं v बराबर n लैम्डा, तो लैम्डा बराबर v बाई n, v की वैल्यू कितनी है देखो 0.425 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, इसको तो सॉल्व कर दो, तो 0.2 और 1 2 2 जा 4, बस ये आंसर आ जाएगा आपका, इसमें मीटर में, ठीक। आंसर कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो ये मैं मिटा देता हूं, अब आप लिख सकते हैं इतना, तो इस नोट कर लेना पूरा। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सोचो कितने सरल क्वेश्चन हैं इसके, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ये y x, t ये दिया है हमें, तो कह रहा है फाइंड स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, कंपेयर कर दो सीधा, y इक्वल a साइन, इसको सीधा लिख दो क्या, ओमेगा t माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस 5, खत्म। कंपेयर कर दो, ओमेगा की वैल्यू हो गई 10 पाई, ओमेगा बराबर 10 पाई, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एन बराबर 10 पाई, लो खत्म, पाई सॉरी पाई से पाई खत्म, तो एन बराबर हो गया 5 हर्ट्ज। एक आंसर आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो ये ओमेगा टी, के की वैल्यू है 3 पाई, तो के बराबर 3 पाई, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल 3 पाई, पाई से पाई खत्म, लैम्डा बराबर 2/3 मीटर, दूसरी वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि स्पीड, तो स्पीड v बराबर n लैम्डा, n ये है 5 इंटू लैम्डा है हमारा 2/3, मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड आ गई। आई थिंक सब लोग इस बात को समझ गए होंगे।
देखो बेटा, हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हमने देखो ये ट्रैवलिंग वेव बनाई हुई है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है। ये y और ये x। अब देखो थोड़ा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ वेव हम लिख सकते हैं y इक्वल a sin ओमेगा t माइनस kx, क्लियर। अब इसमें एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं इसमें, एक बार मैं पार्टिकल की वेलोसिटी पता करना चाहता हूं। चलो मैंने सबसे पहले तो एक पॉइंट चूज किया ये वाला, मतलब मैंने मीडिया रस्सी स्ट्रिंग का एक पार्टिकल ये वाला चूज किया, ठीक, जिसका डिस्प्लेसमेंट अभी देखो कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, y डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। अब अभी तक हमने वेव की वेलोसिटी सीखा था v, क्या होता है v बराबर n लैम्डा, जो कि कांस्टेंट होता है, सही बात है, वेव ऐसे चली जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा अब हम इस पार्टिकल की, जनरल किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में पता करना चाहते हैं, ठीक। तो सोचो जरा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी आप कैसे पता कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बताओ इस पार्टिकल का x क्या है, वेरिएबल होगा कांस्टेंट, तो किसी एक पार्टिकल का x तो कांस्टेंट रहता है, पार्टिकल यहीं पे वाइब्रेट करता रहता है ऐसे, है ना। तो x कांस्टेंट करके, x को कांस्टेंट कर दो और y देखो, अब इसका हमें, अगर तुम्हें इसकी वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका, इस पार्टिकल का आप y निकालो किसी टाइम पर और उस y को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ध्यान क्या रखो x कांस्टेंट है, ठीक। तो चलो मैंने क्या किया, y निकाला पहले तो मुझे इस पार्टिकल, यहां मान लेता हूं मैं p पॉइंट है, पार्टिकल p है, तो पार्टिकल p का तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p एट x इक्वल x, है ना, x इक्वल x पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूं, तो टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टेकिंग, ध्यान रखो ये विशेष बात है, टेकिंग x बराबर कांस्टेंट, सही है ना, x को कांस्टेंट। अब देखो इस इक्वेशन में एक, दोनों टर्म वेरिएबल हो सकते हैं t और x, लेकिन मुझे x को कांस्टेंट रखना है क्योंकि मुझे एक पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, उसका x तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt नहीं बोलोगे, आप बोलोगे डेल y अपॉन डेल t, t की जगह डेल लिख देते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देखो vp क्या लिखेंगे, y का डिफरेंट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा, पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल y अपॉन डेल t, और इसमें x बराबर कांस्टेंट, सिंपल बिल्कुल। चलो अब हम निकालते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। a तो कांस्टेंट है, साइन, और इस पूरे को कांस्टेंट मानेंगे पहले, तो साइन का क्या होता है, कॉस कितना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर इनटू, अब डिफरेंशिएशन और करते हैं जो अंदर लिखा है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स का पूरा डिफरेंशिएशन, तो इसमें के एक्स का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, के ओमेगा आ जाएगा, टी का तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब सोचो ये क्या है, पार्टिकल की, अब पार्टिकल कर क्या रहा है ये बताओ, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, देखो ये एम्पलीट्यूड है कितना, a, तो आपको एसएचएम में याद होगा, एसएचएम करने वाले पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती थी a ओमेगा, तो यहां देखो पार्टिकल वेलोसिटी vp बराबर, ये देखो a ओमेगा मतलब vp मैक्स। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, तो हेयर a ओमेगा बराबर vp मैक्स, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि एसएचएम कर रहा है तो आना भी चाहिए थी यही, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। चलो तो मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये हो गया। अब सुनो ध्यान से,
अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसी पॉइंट पर इस जो ग्राफ बना हुआ है, देखो ये जो कर्व दिख रहा है आपको, जो शेप दिख रहा है, शेप, उसका स्लोप निकालो। तो यहां देखो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं भैया? कभी भी किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? y और ये x का स्लोप है, तो डेल y अपॉन डेल x। किसी एक टाइम पर, मतलब आपने स्नैपशॉट खींचा कितने पे? t बराबर t पर, तो टाइम फिक्स हो गया। अब बात स्लोप के, इस पॉइंट पे स्लोप आप किसी एक टाइम पे ही निकालोगे ना, क्योंकि यहां तो स्लोप बार बार बदलेगा, ये पल्स आगे बढ़ेगी तो यहां स्लोप चेंज होगा, है ना। तो किसी एक टाइम पर स्लोप निकालते हैं हम। तो हम क्या निकाल रहे हैं? अभी तो मैंने पार्टिकल वेलोसिटी निकाली, अब देखो स्लोप निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे? टू फाइंड स्लोप ऑफ वेव एट x इक्वल x एट टाइम कितना? एट t बराबर कांस्टेंट, मतलब एक गिवन टाइम पे, मतलब एट t इक्वल कांस्टेंट, मतलब गिवन, किसी एक गिवन टाइम पे इसका स्लोप निकालते हैं। तो चलो लिखते हैं स्लोप। तो कैसे निकाले यार स्लोप? स्लोप तो होता है y और x है तो dy अपॉन dx, लेकिन dy अपॉन dx नहीं, डेल y अपॉन डेल x, क्योंकि t कांस्टेंट रहेगा इसमें, ठीक। तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x taking t as constant, क्लियर? चलो भैया करो। तो ये डेल y अपॉन, तो ये स्लोप जो हम निकालेंगे ये क्या लिखोगे आप? डेल y अपॉन डेल x लिखोगे। तो डेल y अपॉन डेल x बराबर, बोलो आप क्या लिखें? तो इसको डिफरेंशिएट करिए आप। तो डेल y अपॉन डेल x में देखो a और साइन का फिर वही cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर इंटू अब ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो यहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स करेंगे तो ओमेगा टी का जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और माइनस के एक्स में माइनस के बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक्चुअली में मुझे यही निकालना था, क्या? इन दोनों का रिलेशन, वीपी और स्लोप का रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये हेडिंग डालना पहले, ठीक। रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ वेव एट अ पॉइंट एंड पार्टिकल वेलोसिटी एट द सेम पॉइंट। तो चलो करते हैं क्या? डिवाइड कर दो इनको, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं अगर हम, तो वीपी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, तो ये हो जाएगा पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन स्लोप बराबर, देखो वीपी अपॉन स्लोप बराबर ये cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा a ओमेगा और अपॉन यहां बचेगा माइनस का a के, ठीक। a से ये a भी खत्म हो गया, सही है ना। अब देखो इसको आगे लिखते हैं, ओमेगा को लिख दो आप 2 पाई n, सही है, और अपॉन k को लिख दो, ये माइनस बाहर आ गया, k को लिख दो 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा। देखो 2 पाई खत्म, लेमडा जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा वीपी अपॉन स्लोप बराबर माइनस का n लेमडा, और n लेमडा तो देखो ये लिखा हुआ है क्या? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहां पे क्या आ जाएगा? v पार्टिकल बराबर माइनस स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, v वेव ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, v वेव। देखो कितना सिंपल सा रिलेशन आ गया। अब इसका मतलब, पहले तो ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, अब समझो इसको ध्यान से, ये रिलेशन बहुत जरूरी है, सुनना ध्यान से, मैं ये सब मिटा रहा हूं, ठीक। तो इससे पता क्या चलेगा, देखते हैं क्या पता चलता है इससे, और ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे जो रिजल्ट निकलने वाला है हमारा, देखो वीपी मैं यहां लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर स्लोप कैसा? माइनस स्लोप इनटू वी वेव, मतलब वेव वेलोसिटी। चलो भैया बेटा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वेव वेलोसिटी ये तो पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना। हेयर वी वेव बराबर एन लैम्डा बराबर पॉजिटिव, ये तो कंफर्म है, वेव तो हमारी दिया गया होगा ना, हमें वेव कहां जा रही। अब
अब समझो ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी, देखो ये तो पॉजिटिव है, इसको खत्म कर दो, पार्टिकल की वेलोसिटी और ये देखो स्लोप, अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो यहां नेगेटिव एक और लगा हुआ है, तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो केस फर्स्ट, इफ स्लोप बराबर पॉजिटिव देन v पार्टिकल बराबर, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। केस सेकेंड, इफ सॉरी स्लोप नेगेटिव है देन पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। आई थिंक क्लियर होगा। देखो ये नेगेटिव है तो यहां माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, और ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। केस थर्ड, इफ स्लोप बराबर 0 देन v पार्टिकल भी 0। सही बात है, जहां पे स्लोप 0, देखो यहां स्लोप 0 होता है ना, तो यहां पार्टिकल वेलोसिटी भी 0 होती है, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है और रेस्ट में होता है। यहां पे देखो, यहां एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट में होगा। क्लियर? इसका मतलब ये सब नोट कर लेना। अब मैं मिटा रहा हूं फिर से इसको। अब देखो फिर से और क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। अच्छा चलो भाई और रिजल्ट निकालते हैं। तो इसी डायग्राम, ये भी मैं मिटा देता हूं, ठीक। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, मैं ये चीज पूरा डायग्राम बना लेना। अब दूसरा डायग्राम बनाना आप लोग, ठीक। देखो एक और डायग्राम मैं इसी में मिटा के बना रहा हूं, आप लोग दूसरा बना लेना। अब मैं यहां पे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो देखो कौन से पार्ट्स में, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इतना पार्ट अलग। देखो ये भी नेगेटिव एक्सट्रीम है, इतना पार्ट अलग। अब समझो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इन सब पार्टिकल्स की, देखो O से लेके, इसको मान लेते हैं ये एम्पलीट्यूड है P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S। अब समझो ध्यान से O से P तक की अगर मैं बात करूं तो स्लोप देखो पॉजिटिव आएगा, है ना, स्लोप पॉजिटिव आएगा। अच्छा एक बात और, जहां पर स्लोप ज्यादा होगा, जहां पर स्लोप ज्यादा होगा, अभी इक्वेशन से पता चल रहा है, स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो यहां पर स्लोप 0 है तो यहां इस साइड देखो स्लोप ज्यादा होगा, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब ये बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी कहां, तो यहां तो स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। सही बात है, तो ये पार्टिकल नीचे भाग रहा होगा बहुत तेजी से। अच्छा ये वाले सारे पार्टिकल्स देखो स्लोप पॉजिटिव है यहां पे, मतलब सारे पार्टिकल्स नीचे ही आ रहे होंगे और स्पीड कम होती जाएगी इनकी। देखो ऐसे ये और यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, अगर मैं यहां की पार्टिकल्स की बात करूं तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब यहां पे सारे पार्टिकल्स पॉजिटिव में भाग रहे होंगे। अच्छा यहां से लेके यहां तक Q तक स्लोप नेगेटिव है, क्या यहां पे स्लोप नेगेटिव नहीं है? बिल्कुल नेगेटिव है, मतलब ये पूरे पार्टिकल्स स्लोप नेगेटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और स्लोप हाईएस्ट देखो यहां है तो सबसे फास्ट ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा होगा, फिर यहां पे थोड़ा कम मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी देखो मैग्नीट्यूड ये लेंथ बता रही है, यहां और कम वेलोसिटी होगी, यहां और कम होगी, यहां और कम होगी और इसकी तो 0 होगी। ठीक, ऐसे यहां देखो, यहां से फिर आगे देखो स्लोप डिक्रीज होने लगा, यहां मैक्सिमम होगा स्लोप, यहां से फिर डिक्रीज होकर यहां पे फिर स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां पे फिर से स्पीड कम होने लगेगी। ये क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक के पार्टिकल सब पॉजिटिव में भाग रहे हैं और यहां के पार्टिकल सब नेगेटिव में भाग रहे हैं, नीचे की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे यहां देखें अगर तो यहां पे देखो स्लोप कैसा हो गया, फिर से यहां से आगे भी देख सकते हो, यहां से पूरा स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो ये और बढ़ती जाएगी वेलोसिटी, ठीक है ना, और हाईएस्ट वेलोसिटी यहां होगी। क्लियर? सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी होगी। ऐसे ये वाले पार्टिकल्स भी नीचे ही मूव कर रहे होंगे लेकिन इसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होने लगेगी इस तरीके से, और यहां हाईएस्ट पॉइंट पे टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको दूसरे तरीके से फील करते हैं। बेटा एक बात बताओ, इसको मैं यहां पे समझा रहा हूं, ये रस्सी है। अब ये बताओ जब हम इसको ऊपर और नीचे करते हैं तब ये पल्स बनती है ना, सही है। फिर अब सोचो ये वाली पल्स बन चुकी है, ऐसे यहां देखो ये वाली पल्स बन चुकी है। अब ये बताओ इसको कहां मूव कराओगे आप?
ये वाली पल्स बनी कब, जब तुमने इसको ऊपर और नीचे कर दिया। अब ये पल्स तो बन गई, अब तुम इसको कहां करोगे, नीचे, तो इसको तुम नीचे करोगे, मतलब कि देखो अब समझो ध्यान से फिर से, ये पल्स बन चुकी है और ये पल्स, ये वाली पल्स कब बनी है, ये तब बनी है जब ये पार्टिकल ऊपर और नीचे गया, मतलब कि जब ये ऊपर गया और नीचे गया तो ये पार्ट बन चुका, मतलब ये पार्टिकल यहां पे ऊपर नीचे आ चुका है और ये बन चुका। अब इसको कहां ले जाओगे, नीचे, तो देखो ये पार्टिकल नीचे क्यों जा रहा है, समझ गए। अब अगर मैं तुमसे कहूं, मैंने क्या बोला था, देखो एक पैटर्न जब बनता है, देखो ये वाला पैटर्न बनता है और ये पैटर्न आगे बढ़ता जाता है, फिर तुम इसको नीचे करते हो तो नीचे वाला पैटर्न बनता है, वो आगे चलता है। तो सोचो अगर तुमसे कोई कहे कि ये वाला पार्टिकल कहां जा रहा होगा, तो सोचो जब ये पल्स आगे जाएगी तो इस पार्टिकल के कांटेक्ट में कौन से पार्ट्स आएंगे, ये वाले ना, और ये वाले पार्टिकल्स तो नीचे हैं। ये देखो ये पार्टिकल यहां है और इसके बाद आगे जब ये पल्स आगे मूव करेगी, तो इसकी सिचुएशन कैसी होगी, आप देख सकते हैं इसकी सिचुएशन, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा और ये हाईएस्ट वाला पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, ठीक, ऐसा। अब देखो ऐसा अगर बनेगा तो ये वाला पार्टिकल कहां आ गया, नीचे आ गया, ये वाला पार्टिकल और नीचे आ गया, ये वाला भी नीचे आ गया, मतलब ये सारे पार्टिकल्स नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस पल्स। अगर मैं यहां फिर से बात करूं एक बार, तो बताओ ये वाला पार्टिकल कहां मूव करेगा, ये पार्टिकल इसके पीछे जो पार्ट आ रहा है उसके हिसाब से मूव करेगा, और पीछे वाले पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट तो देखो कम है, तो जब ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा तो ये वाला पार्टिकल इसके हिसाब से यहां पे आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये, क्लियर। अब देखो ये वाला पार्ट, जब ये पल्स का, देखो और समझो, ये पल्स है, ये आगे बढ़ेगी, जब ये वाला पॉइंट पल्स का यहां पहुंचेगा तो ये नीचे आ गया होगा, क्लियर, और यहां पे एक नई पल्स जनरेट हो गई होगी, आधी पल्स की भी 1/4, हाफ, क्लियर। तो ये पल्स है, इसका अगर ये पूरी पल्स है तो इसका 1/4 जनरेट हो गया होगा आगे, जब ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ये पॉइंट यहां पहुंचेगा, मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये वाले पार्टिकल पे आ जाएगा। सोचो ये पल्स है, अभी इस पल्स का अगला वाला स्टेप क्या होगा, ये पल्स यहां से ऐसे पहुंचेगी, ठीक, और आगे वाला स्टेप ये होगा, और आगे वाला स्टेप ये होगा, और आगे वाला अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, ये इसमें हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि यही पल्स जब यहां आ जाएगी तो देखो यही वाला पार्टिकल नीचे यहां आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला पार्टिकल यहां आ गया, क्लियर, और यहां वाले पल्स देखो, यहां वाले पार्टिकल्स, मतलब कि इस साइड वाले पार्टिकल्स जो हैं, इस साइड वाले पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे जाएंगे, क्योंकि यहां ये वाले पार्ट्स कांटेक्ट में आएंगे, और फिर देखो इस साइड वाले, इनका डिस्प्लेसमेंट कहां है, ये यहां है, और सोचो जब ये पल्स यहां पहुंचेगी तो ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएंगे, क्लियर। तो आई होप ये बात आपको समझ रहे होंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, क्लियर।